हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आई होप आप बहुत ही बेहतर हैं, बेहतरीन तरीके से अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो मैं मिल रहा हूं एक और नए चैप्टर के माइंड मैप के साथ में, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के माइंड मैप के साथ में, जहां पर हम बात करने वाले इस चैप्टर के हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को एंड सब कुछ सिंक्रोनाइज करके फिंगर टिप्स पे लाने वाले हैं, जिसके जरिए आप इजीली एग्जाम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हो और इसके सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, इसी सेशन में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, जो कि ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उसके ऊपर डायरेक्टली पूछे गए। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात करने वाले हैं। शुरू करें सेशन को, उसके पहले मैं आपको कुछ और अपडेट दे दूं, और वो अपडेट ये है कि अभी 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 आपको अवेलेबल है जेईई की वेदांतु पीवाईक्यू बुक्स। क्या मिलेगा इसके अंदर में? तो भाई ये तीनों ही बुक्स अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए। इसमें आपके लिए क्या हो जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगा कंप्लीटली 23 और 24 के कंप्लीट जेईई मेंस के क्वेश्चंस इसके अंदर में अवेलेबल है, जो कि आपके प्रैक्टिस को और बेहतर मतलब एनहांस करने वाली है, रिवीजन में आपको बहुत सारा मदद करने वाली है। इसके साथ साथ में इसमें आपको है ना टाइम मैनेजमेंट, जिसकी वजह से कि आप और फोकस कर सकते हो अपने चैप्टर्स पे, अपने टॉपिक्स पे, अपने कॉन्सेप्ट पे, ये सब कुछ भी मिलने वाला है। साथ ही साथ में कंप्लीट फुल ईयर के जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस है वो मिलेंगे एंड डिटेल में हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ऑलराइट, करना क्या है बेटा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के क्लिक करके अभी के अभी अपनी कॉपी आप मंगा सकते हो। इसके अंदर में 1300 प्लस टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। जल्दी से क्लिक करो एंड ओनली 1098 में ओनली अभी आपको ये तीनों ही बुक्स अवेलेबल है। फटाफट से अपनी कॉपी मंगा लीजिए एंड शुरू कर लीजिए अपनी बेहतरीन वाली प्रैक्टिस को। तो शुरू करते हैं आज के हम इस सेशन को। फटाफट से एक बार थम्स अप दे दो एंड देखते हैं हम कि ये चैप्टर अल्टीमेटली किस बारे में है, क्यों है और कैसे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट की और क्या कहना चाहते हैं इसमें। तो देखो यार, ये जो कंप्लीटली चैप्टर है वो है हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑन मूविंग चार्ज के ऊपर, है ना, मूविंग चार्ज के ऊपर। इसका मतलब क्या है, तो जरा समझिए ना। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हमने एक्चुअली समझा था कि अगर कोई रेस्ट चार्ज है, जरा आराम से समझेंगे, अगर कोई रेस्ट चार्ज है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर सकती है। इसके ऊपर कौन सी फोर्स काम करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगी। लेकिन अगर यही चार्ज किस में आ गया भाई साहब, ये चार्ज अगर आ गया मोशन में, तो इसके पास दोनों ही फील्ड्स अवेलेबल हो गई। मतलब इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में एक और फील्ड इसके साथ में इंट्रोड्यूस हो गई, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। किसके ऊपर? मूविंग चार्ज के ऊपर। चार्ज अगर मोशन में तभी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो क्या कहना था, सबसे पहले इसके अंदर में आए थे ऑर्स्टेड बाबा। उनका ऐसा कहना था कि सुनो ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर आपने एक कंपास लेकर के गए, है ना, तो ये कंपास क्या हो जाएगा भैया, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो इसके लिए जो भी आपने डायरेक्शंस बना रखी है, करंट की ये जो डायरेक्शन बना रखी है, अगर ये करंट की डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया, चेंज, करंट की डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया बेटा, करंट की डायरेक्शन को आपने कर दिया यहां से उठा करके चेंज, अभी आपने चेंज कर दिया, ऐसे करंट भेजने लगे, तो जो डिफ्लेक्शन था उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। सिंपल सॉर्टेड। इससे ये इन्होंने प्रूव किया कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और कैसी मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात हमें जैसे ही समझ में आई, हमारे पास में अगली पिक्चर ये थी कि भाई साहब तो ठीक है, करंट तो मुझे मिल गया, है ना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया, डायरेक्शन कौन बताएगा? तो इसके लिए आपके पास बहुत ही इजी है, कौन सा भाई, राइट हैंड कर्ल रूल। इन्होंने क्या कहा, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल कह लो। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, इनका कहना था कि थंब को अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में रखोगे तो रोटेशन ऑफ फिंगर्स जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। हम सबको पता है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। इतनी सी बात जैसे ही पता चली, तब यहां पर एंट्री होती है किसकी भैया, तो बायो-सेवर्ट लॉ। क्या कहना था इनका, तो इनका बहुत ही सिंपल सॉर्टेड सी कहानी थी भाई। इनका बहुत ही इज्जतदार तरीके से क्या कहना था, इनका कहना था सुन, अगर आपके पास में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैंने कहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पी पॉइंट पे आपको चाहिए। हमने कहा बिल्कुल। तो भैया थंब रूल लगाया तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किधर के साइड मिलेगी, तो मेरे को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखो कर्ल इनसाइड हो रही है, तो मैंने कहा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मिल जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक।
अब एक बात समझ में आती है कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको बी से डिनोट करते हैं, ये एक है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मेरे को मिलेगी, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये डिपेंडेंसी कैसी होती है भाई, ये करंट पे डिपेंड करेगा और जिस भी इंटीग्रल लेंथ से, जैसे मान लो यहां पर आपको चाहिए ये पूरे वायर की वजह से निकालना है, तो आपने कहा कि भाई साहब मैं तो एक छोटा सा इंटीग्रल लेंथ ले लेता हूं डी। अब ये चूंकि रहा एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और डिपेंड करता है किसके ऊपर, करंट के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। तो भाई ये वेक्टर कैसे बनेगा, करंट तो स्केलर है ना। तो इन्होंने कहा भैया मेरे पास एक जुगाड़ है, अच्छा ये कांस्टेंट तो रख लो म्यू नॉट अपन में 4 पाई, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक जुगाड़ है, और वो जुगाड़ क्या है भैया, तो कहा करंट को वेक्टर अगर आपको बनाना है ना, तो इसमें ना एक जो डीएल जो है ना, डीएल वेक्टर ऐड करो। ये डीएल वेक्टर कुछ है नहीं, ठीक है, ये एक इंटीग्रल लेंथ है, एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं, और ये डीएल वेक्टर को आई के साथ में रखते के साथ में ही ये दोनों मिला करके ये करंट कंपोनेंट हो गए। ये क्या हो गया बेटा, ये करंट कंपोनेंट। करंट कंपोनेंट क्या, खुद तो स्केलर है, वेक्टर बनने के लिए जबरदस्ती डीएल को अपने साथ लेके घूमता है ना। कुछ होते हैं ना वैसे वाले लोग कि खुद तो मजबूत नहीं होते, तो क्या करते भाई, 2-4 अपने साथ रख के चलते हैं, वो मजबूती दिखाते। वैसी कहानी इसकी। तो भैया आई इंटू डीएल होगी, वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डीएल इंटू आर वेक्टर होता है, ठीक है। डीएल इंटू आर वेक्टर होगा अपॉन में आर क्यूब। ये होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पी पॉइंट पे। यहां से यहां तक की, अगर यहां से यहां तक की इस तरीके से ज्वाइन करते हो, तो ये जो है इसको आप कह सकते हो कि ये आर डिस्टेंस पर है ना, और ये जो एंगल यहां पर बन रहा है दिस इज थीटा। अब ये तो कहानी हो गई किसकी, वेक्टर फॉर्म में। थोड़ा इसके स्केलर में आ जाओ तो थोड़ा आपको इजी लगने लग जाएगा। म्यू नॉट अपन में 4 पाई में रख लेता हूं बेटा, ये आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आपको यहां पर जो देखने को मिल रहा है ना, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। ये उड़ा दो, स्क्वायर बच जाएगा, मतलब बी इक्वल्स टू ये खूब पड़ा होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ना समझे कि समझे, ये किधर से आया था, ये आया था भैया, है ना, ये आई को, ये डीएल वेक्टर जो आया था ना, ये आई को वेक्टर बनाने के लिए आया था। ये है हमारा बायो-सेवर्ट लॉ। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसकी वजह से किसी भी पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो होगा आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। यहां पर इस कांस्टेंट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा था वहां पर क्या भैया, एप्सिलॉन नॉट, उसी तरीके से यहां पर कौन आएगा, म्यू नॉट। ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बिल्कुल उसी तरीके की कहानी है बेटा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी थी, वैसे ही यहां पर बी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या समझ में आ रहा है कि भैया बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनली किसके, आर स्क्वायर के। डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। जो ये डीएल वेक्टर है बेसिकली, है ना, जो ये कंपोनेंट एल है, ये भी किसके लिए आएगा, तो ये भी भैया आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाने में काम आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइन थीटा भी आएगा, मतलब साइन 90 पे ये कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, है ना। अगर थीटा 90 डिग्री हो, ये देखो मैंने कुछ भी एंगल लिया, अगर ये इसी के लाइन में 90 डिग्री पर आ गए तो आपको कैसा मिलेगा भाई, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको देखने को मिलने वाली है। थोड़ी सी यूनिट की बात हो जाए इसकी, है ना, थोड़ी सी इसकी यूनिट की बात हो जाए एंड डायरेक्शन की बात हो जाए। ठीक है, डायरेक्शन की और यूनिट की फटाफट से बात हो जाए। तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या सिखा दिया भैया, कर्ल रूल है। कर्ल रूल के जरिए आपको हर जगह पे आपको डायरेक्शंस मिला करेंगे। ठीक है, अब एक बात समझना, थोड़ी सी बात समझते हैं। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, इसकी वजह से इधर साइड में कोई पॉइंट है पी, तो यहां पर कर्ल रूल लगाओगे, किधर के साइड आएगा भैया, ये बाहर के साइड आएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड केस ले लो, अगर मान लो ये है, कर्ल रूल लगाओगे, यहां पर आपको कैसा मिलने वाला, क्रॉस मिलने वाला है। थर्ड देखना जरा, मैं आपको क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं, ये क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बताते, क्या बताते भैया, वो डायरेक्शन बताते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये करंट की भी डायरेक्शन हो सकती है, यही सेम चीज आपकी किसकी, करंट की भी डायरेक्शन हो सकती है। सपोज मान लो यहां पर डॉट बना हुआ है, डॉट किसके लिए बोल रहा हूं, ये डॉट हो गई करंट, तो करंट किधर आ रहा है, बाहर, करंट किधर आ रहा है, बाहर। ये कर्ल रूल लगाओ, अगर मान लो यहां पी पॉइंट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस साइड पे। अगर ऐसे ही मैं बोलता हूं बेटा यहां पर क्रॉस है, क्रॉस होता करंट जा रहा है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पे किधर होगा, इधर के साइड में होगा। हो गई बात खत्म, ये डायरेक्शन से रिलेटेड कहानी खत्म। ठीक है ना। ये डायरेक्शंस किसकी वजह से आ रहा है, तो ये बी वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर जो है ना, बी वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर की पूरी कहानी है।
किसकी, बी वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर। अब आपको यह बात पता है क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ही, है ना, जिसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उनका परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन हमेशा ट्रीट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ाते हैं और हम जरा बात कर लेते हैं किसकी बेटा, हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। ठीक है, अब इसकी यूनिट की जब कभी भी आप बात करोगे तो यहां पर, है ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे रख लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की आप बात करो किसकी, यूनिट की, इसकी यूनिट होती है बेटा टेस्ला। ठीक है, याद रख लो क्या है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट है तस्ला, है ना, टेस्ला याद रख लो, बात हो गई खत्म। ठीक, चलो आगे आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर जो हमारे पास में है वो कई शेप के हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके शेप अलग अलग हो सकते हैं, इसके शेप अलग अलग हो सकते हैं। कहां कहां हो सकता है जरा सुनो। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट वायर, अगर मेरे पास क्या होगा बेटा, स्ट्रेट वायर होगा, दूसरी तरफ मेरे पास होगा बेटा सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप जैसी आएगा, इसमें कहां कहां बात हो जाती है, इसमें बात हो जाती है सेंटर पे, और इसमें बात होती है भैया उसके एक्सिस पर। ठीक है, कहां पर, सेंटर पे और इसके एक्सिस पे। आओ चलो हम जरा एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। किसकी वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से हम सबसे पहले बात करके आते हैं। तो अगर आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से बात करना शुरू करते हो, ये रहा आपके पास में एक वायर, ठीक है, जिसकी वजह से किसी पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। हमने एक छोटा सा डीएल यहां पर ले लिया, क्या डीएल, एक इंटीग्रल लेंथ ले लिया, जहां से आपको क्या मिलने वाला, वही डीएल वेक्टर मिलने वाला है। ठीक, अब जरा इसकी वजह से बात करते हैं हम सबसे पहले किस पे, फाइनाइट पे। तो फाइनाइट वायर के लिए अगर आप बात करते हो, सबसे पहले फाइनाइट के लिए देख लो, है ना, फिर उसके बाद इनफाइनाइट इसको बनाता हूं मैं। फाइनाइट वायर के लिए ये जो फॉर्मूला यहां पर आपको मिलता है वो है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, क्या है, साइन थीटा 1 अब प्लस में साइन थीटा 2। आपको यहां करना क्या है, बस इतनी सी बात समझ लो, आपको जिस पॉइंट पे खड़ा कर दिया जाए, है ना, जैसे मेरे को फाइनाइट वायर बनानी है ना, तो फाइनाइट वायर बनाते समय क्या बनाया, तो मैंने कहा भैया ये रहा पी पॉइंट। अब मैं कहां खड़ा हूं, मैं इधर खड़ा हो गया पी पॉइंट पे। अब पी पॉइंट पे खड़े होकर के एक बार ऊपर देखना और एक बार नीचे। अब ये पी पॉइंट पे खड़े होकर ऊपर देखो, जब आपने ऊपर देखा तो यहां पर एक एंगल फॉर्म होगा, और एक बार आप नीचे देखोगे तो एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस होगी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज ए। आई कौन है भैया, करंट जो इसके अंदर पास हो रहा है। अब यहां से एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ले लो, दिस इज थीटा 1, और क्लॉकवाइज एक ले लो, दिस इज थीटा 2, है ना। एक एंगल क्या लोगे, एंटी क्लॉकवाइज, और एक एंगल लोगे कैसा, क्लॉकवाइज। ठीक है, एक बार आपको खड़े होकर के ऊपर देखना और एक बार नीचे देखना, ऊपर देखोगे थीटा 1, नीचे देखोगे थीटा 2, बस भैया बात खत्म हो गई। अब अगर ये फाइनाइट वायर है तो ये इसका फॉर्मूला होता है ना, किसके लिए, फाइनाइट वायर के लिए ये आपका पास में फॉर्मूला अवेलेबल है। अब थोड़ी सी बात करो जल्दी जल्दी से। अब देखो दूसरा केस क्या था भाई, इनफाइनाइट, क्योंकि पढ़ने तो हम इनफाइनाइट वायर के लिए ही जा रहे थे। तो इनफाइनाइट वायर में क्या होगा बेटा, ये आपकी हो गई वायर, ये हो गई आपकी वायर, है ना। इधर साइड में कहां जाना, इनफाइनाइट पे, इधर साइड में कहां जाना, इनफाइनाइट पे। आप कहां खड़े हो, पी पॉइंट पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कौन है, ए है। फॉर्मूला क्या कहता है भैया, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। चलो भैया आओ जरा थीटा 1 पी पे खड़े होकर इनफाइनाइट देखना, देखो ऊपर ये सीधे, मतलब यहां से आप किधर साइड में देख रहे हो बेटा, ये सीधे ऊपर, यहां से किधर देखोगे, ये सीधे नीचे। मतलब इसके लिए भी अगर आप बात करोगे तो π/2, इसके लिए बात करोगे π/2, है ना। 90 डिग्री होगा ना, यहां पे रख लो भैया साइन 90 प्लस साइन 90, लो कितना मिलेगा, साइन 90 प्लस साइन 90, मतलब बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए। इसको जोड़ दो भैया, कितना होगा 2, काटो मत, अगर आपको मन हो तो काट भी लो, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में ए। जनरली हम काटते नहीं है, क्योंकि भैया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁷, इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁷, इसके लिए इसको काटते नहीं, लेकिन आप काट करके भी इसको याद रख सकते हो। किसकी बात हुई बेटा, इनफाइनाइट वायर। क्या अब ऐसे, है ना, फाइनाइट और इनफाइनाइट हमारे पास दोनों ही आ गए, फाइनाइट और इनफाइनाइट हमारे पास दोनों ही आ गए। अब जरा एक बार पैटर्न समझ लो, है ना, अब एक बार जल्दी से पैटर्न समझ लो, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। यहां पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे वो ऐसा है, एक स्क्वायर दे दिया, साइड मैंने कह दी बेटा ए, आई एम्पियर की करंट यहां से पास हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, आई एम्पियर की करंट पास हो रही है। अच्छा, आई एम्पियर की करंट पास हो रही है, ए है। अब इसके सेंटर पे बताओ डायगोनल के इंटरसेक्शंस पे, तो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे यहां पे बात करने के लिए कह रहे हैं, यहां पर
तो मैंने कहा भैया ये हो गया ए बी सी डी, 4 साइड्स। अब एक साइड की वजह से जो आएगा 4 गुना कर दो, रीजन समझो। यहां पे कर्ल रूल लगाओ, यहां पे कर्ल रूल लगाओ, हम इधर रखो कर्ल रूल, यहां पर किधर बाहर आ रही है, बाहर 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 बाहर। यहां पे जाकर के देखो, यहां से कर्ल रूल लगाओ, ये बाहर आ रही है। यहां पे जाओ, यहां जाकर के लगाओ, ये बाहर आ रही है। यहां से जाकर के देखोगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो हमेशा आउटसाइड है। तो भैया यहां मिलेगी कितनी, वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने कहा एक काम करो, यहां से परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस बनाओ। ये पूरा ए साइड था, तो ये वाला साइड कितना बचा? a/2। फॉर्मूला आपका क्या कहता है भाई साहब? तो b कहता है एक की वजह से निकाल रहे हैं, है ना, b1 कह लेता हूं चलो। तो ये हो गया भाई साहब μ0/4 I/a। ये तो फाइनाइट वायर है। यहां से जब खड़े होकर के देखोगे तो इसका एंगल और इसका एंगल तो आपको मिल जाएगा ना? नहीं मिलेगा, है ना। ये जो एंगल्स आपको फॉर्म होकर के मिलेगा यहां पर, वो कितना मिलेगा भैया? तो ये आपको पता चल चुका है, ये पूरा ही, है ना, पूरा ही जब स्क्वायर आप बनाओगे तो ये 90 डिग्री होता है, यानी 45 ये 90 हो गया ना, ये 45, ये भी 45, ये 45 की बनेगी, ये वाला भी जो बनेगा ये 45 का बनेगा। तो मतलब हो गया ना sin 45 प्लस sin 45। लो भाई साहब, अब बोलो किसको तकलीफ हो रही है? बी नेट आपको चाहिए तो आप 4 टाइम्स ऑफ कर दो μ0/4 I/a। ये sin 45 कितना होता भैया? sin 45 1/√2 1/√2, तो 2/√2। लो भाई साहब, कर लो, बात खत्म, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन के पैटर्न और देख लो। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अब मैं आपको पैटर्न सिर्फ सिखा रहा हूं। सुनो, अगर आपके पास में ऐसा ट्रायंगुलर शेप मिल गया, आप फिर क्या करोगे? ट्रायंगुलर शेप के सेंट्रोइड पे बात कर लिया, बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल है भैया, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो यहां से इसकी, है ना, ये इसकी क्या कर लोगे आप? इसकी डिस्टेंस आप निकाल लो, है ना। ए अगर आप निकालोगे L/√3 होगा, ये L/2√3 हो जाएगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए की। कैसे निकाला बेटा? अगर इसको कर लोगे ये 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस लगा लेना, मिल जाएगी, ठीक। ये तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ और आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। कैसे भाई? तो आप जरा देखो, सुनो, एक कहानी समझते हैं, एक कहानी समझते हैं, एक कहानी समझते हैं, एक बेहतरीन वाली कहानी समझते हैं कि भाई साहब जब, है ना, जब 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 जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में, हम उसके लिए बात करते हैं। इफ पॉइंट P इन द एक्सिस ऑफ वायर, ऐसा समझ लो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर एसी के लाइन में यहां कहीं पर P पॉइंट पे, तो यहां पर आपको B कितना मिलने वाला है बेटा? B मिलने वाला है यहां पर 0। B कितना मिलेगा आपको? इस कंडीशन में मिलेगा 0। रीजन इज दैट, वही फॉर्मूला लगाओ, है ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन में r² अगर आप करते हो तो साइन कितना हो जाएगा? 0। B इक्वल्स टू, इसके में तो आप सिंपली लगा लो μ0/4 है ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन में r² भी अगर आप लगाते हो तो इसके जरिए भी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है ना। या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से लगा लो, चलो इसकी वजह से लगा लो, करंट कैरिंग कंडक्टर μ0/4 I/a, ठीक है। क्या करोगे? साइन θ1 और θ2 दोनों के लिए करोगे, आपको कितना मिलने वाला? 0 ही तो मिलने वाला है आपको। दोनों ही केसेस में कितना मिलने वाला? 0 ही तो मिलने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बोलिए। यहां तक आई होप किसी को भी कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चले, अब इसी तरीके में और भी क्वेश्चंस बनेंगे। सुनो भैया, ये तो इसकी कहानी बन गई, है ना। इसी तरीके से आपको सेमी इनफाइनाइट वायर भी बन सकता है, ठीक है। क्या बन सकता है भाई? यहां पर आपको सेमी इनफाइनाइट वायर बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या करोगे जरा समझो। ये आपके पास में एक वायर है, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक साइड से इनफाइनाइट और एक साइड से आपको डायरेक्शंस पता है। तो यहां से आपको डायरेक्शन पता है, इसको आप ज्वाइन कर दो, और इधर वाला कहां चला गया? ये 90 डिग्री पे चला गया। तो मतलब ये आपको क्या बना लेगा बेटा? ये यहां पर आपको क्या बनाएगा? यहां से आपको θ1 तो पता है, और θ2 की जगह पे आप क्या लिख लोगे? ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। चलेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी, ठीक है, ठीक है जी। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी आप बना सकते हो, ठीक। चलो, अब देखो जरा और भी देखो, सेमी इनफाइनाइट में आपको ऐसे भी वायर्स मिलेंगे। आपके पास में ये रहा वायर, मान लो नीचे इनफाइनाइट करता हूं, यहां से आपका जो पॉइंट है, ए, वो यहां पर है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, θ1 की अगर आप बात करोगे तो 0 है, और θ2 की अगर आप बात करोगे तो ये 90 डिग्री। उठा करके सेम फॉर्मूले में आपको रख लेना है ना। B इक्वल्स टू μ0/4 I/a sin 0 प्लस sin 90। तो बचेगा कितना भाई? B इक्वल्स टू आपको तो यही बचेगा ना, μ0/4 I/a।
साइन 0 0 हो गया, 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। चलो अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लो, एक पैटर्न और देख लो। अगर मान लो ये एक वायर है ना, ये एक वायर है, अभी तक तो मैं इसी के लाइन में रख देता था। अगर मान लो आपका पी पॉइंट यहां रखा है, अब भाई ये इसके लाइन में है ही नहीं, मतलब यहां से अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं तो क्या आपको ये पॉजिटिव, मतलब ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है? तो आप कहोगे नहीं सर ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या करूं इस केस में? तो मैंने कहा भैया इसको नीचे की तरफ बढ़ा के ले आओ, इसको यहां से उठा करके जोड़ो। अब ये जो है ये है आपका ए, ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहां से खड़े होकर के एक बार आपको इस वाले एंड को देखना है और एक बार आपको इस वाले एंड को देखना है। तो अब दोनों एंड को यहां से देखो, दोनों एंड को यहां से देखो और इनके एंगल्स की आप कर लो बात। थोड़ा सा फिर से बनाता हूं मैं ये सही। अब यहां से खड़े होकर के आपको दोनों एंगल्स को ध्यान से देखना है और यहीं से हो जाएगी आपकी बात। अगर मान लो मैंने एक एंगल की बात कर ली, सपोज ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये भैया 60 डिग्री, ये मान लो आपको 30 डिग्री मिली, ये क्वेश्चन का पैटर्न है ना। तो आपको करना कुछ नहीं बेटा, इस केस में जरा देखोगे तो दोनों ही एंगल आपको कैसी दिख रही है? क्लॉकवाइज, है ना। ये कैसी दिख रही है? क्लॉकवाइज। तो कुछ नहीं करो, आप तो वही लिखो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में ए, जो आपको आता है, और यहां से आप क्या कर लो, तो यहां पर हो जाएगा बेटा साइन 60, 30 60 जो है ये तो पॉजिटिव का ही है, 30 अपोजिट डायरेक्शन में आ गई ना, तो माइनस ऑफ साइन 30। लो, इतने पैटर्न के आपको यहां पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतने पैटर्न के आपको यहां पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। आई होप यहां तक की बात में किसी को भी कोई भी समस्या नहीं है। अब क्या बात करें भाई, तो मैं अब कहता हूं कि अगर यही काम ये जो स्ट्रेट वायर थी, मैंने क्या बोला था, सर्कुलर लूप भी हो सकती है। अगर यही काम किसमें आ गया? सर्कुलर लूप में आ गया, तो क्या होने वाला है? ये हमारे पास में एक सर्कुलर लूप है, आई एम्पियर की करंट चली है, ए इसमें क्या है बेटा? रेडियस है इसका। तो अब मैं इसके लिए अगर बात करता हूं तो देखो जी, मैंने आपको क्या बोला था कि डीबी जो मिलेगा वो क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब आर की जगह पे यहां पर ए है, सेंटर पे निकाल रहे हैं, सेंटर पे निकाल रहे हैं, क्या हो गया? ए स्क्वायर। और आइडियल साइन थीटा की जगह पे ये कितना हो गया? 90 डिग्री। यहां देख लो इन दोनों के बीच में, ए और इसके बीच में एंगल कितना है? 90, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, तो यहां से डीबी के लिए आपको ये बी मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई बेटा जी, ये आ जाएगा आपके पास में बाहर। आई डीएल की जगह पे क्या मिलेगा? डीएल मतलब ये लेंथ का टोटल इंटीग्रेशन करोगे पेरीमीटर, मतलब 2 पाई ए साइन 90 की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में ए स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल कर दो, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई 2 पाई अपॉन में ए। जनरली तो इसको ही याद रखें, लेकिन आप डायरेक्टली इसको भी याद रख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन में, ये 2 पाई से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई अपॉन में 2a, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। क्या याद रखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। चलेगा? किसकी वजह से हुआ बेटा? ये हुआ आपके सर्कल की वजह से। अब अगर यही चीज सर्कल ना होकर के कैसा हो जाए? सेमी सर्कुलर हो जाए। यही चीज आपका कैसा हो जाए? यही चीज आपका कैसा हो जाए बेटा? सेमी सर्कुलर। अगर यही चीज सेमी सर्कुलर लूप हो जाए, ये हो गई सेमी सर्कुलर लूप, और इसकी वजह से यहां पर सेंटर पे मांग लिया जाए, है ना। इसके लिए भी अगेन रेडियस को वही ए आप कंसीडर कर लो। तो भैया जो अभी तक आपको मिल रहा था, बी इक्वल्स टू क्या मिला था? म्यू नॉट अपॉन में, है ना, म्यू नॉट अपॉन में 2 आई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। अब इसका भी कितना बचा बेटा? इसका आधा बचा, मतलब बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ ए। लो भाई साहब, किसको दिक्कत आ रही है इसके अंदर में, है ना। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अगर इसी तरीके से क्या होगा, क्वार्टर हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसका क्वार्टर हुआ, है ना, तो क्या करोगे क्वार्टर के केस में? यही इतना है सिर्फ और सिर्फ। तो यहां पर b इक्वल्स टू क्या कर लोगे? म्यू नॉट अपॉन में 2ai तो है ही पहले से, ये हमारा 1/4 बचा, ये हमारा क्या बचा बेटा? 1/4 बचा। चलेगा? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, है ना। एक ट्रिक देखते हैं, किस फॉर्मूले से ये सब कुछ याद रखने पड़ेंगे, या एक फॉर्मूला है जिससे कि सब बन जाया करेंगे। आओ जरा देखते हैं। तो अगर हम एक ट्रिक देखते हैं, तो मैंने कहा अगर आपके पास में एक आर्क है, ये रही मेरे पास में एक आर्क, इस आर्क की वजह से यहां सेंटर पे कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला ये कहता है बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए टाइम्स ऑफ थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए टाइम्स ऑफ थीटा। ये सब याद नहीं करना, एक ही फॉर्मूला है, तब से चले आ रहा है, बस मॉडिफिकेशन सिखा रहा हूं। देखो सुनो, थीटा हमेशा यहां पर ध्यान में रखना, रेडियन में रखना है। अब सुनो, सर्कुलर लूप के लिए अगर करना है तो थीटा क्या रख दोगे? 2 पाई। तो देखो बी नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए 2 पाई, मतलब ये हो गया ना म्यू नॉट आई अपॉन में 2a। यहां पे अगर आपने सेमी सर्कल के लिए किया तो ये कितना एंगल बनेगा? कितना बनेगा? पाई। अगर क्वार्टर के लिए करोगे तो क्या करोगे? पाई का भी आधा कर दोगे, पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या कर लोगे? पाई बाई 2 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अगर आप क्वार्टर के लिए बात करोगे
तो इसके लिए अगर आप बात करते हो तो बी नेट क्या लिखोगे, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए पाई बाई 2, पाई बाई 2 करोगे ये 8 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो इसके जरिए आप सारे ही लूप्स निकाल सकते हो। अब मुद्दा ये आता है कि सर जी क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो हमने सब पढ़ लिया, क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये आएंगे, ये रहे आपके पास में पैटर्न्स, ये है आपका एक्चुअल क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, है ना। ये है आपका क्वेश्चन कैसा। तो पहला क्वेश्चन देखो, दो लूप आपको दे दिया जाएगा। पहले लूप में देखो आपको यहां पर कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट, और दूसरे वाले लूप में आपको क्लॉकवाइज करंट। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि भाई साहब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज की आप बात करो। तो देखो, अच्छा डायरेक्शन में हर जगह पे छोड़ते आ रहा हूं, डायरेक्शन कर्ल रूल से निकलता रहेगा हर बार, समझो। यहां पे कर्ल रूल लगाओगे यहां से I2 के लिए तो बाहर की तरफ, और I1 के लिए किधर, अंदर की तरफ। I1 किधर, अंदर की तरफ, I2 किधर, बाहर की तरफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बी नेट अगर इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो भाई साहब एक बात बताओ, जिसका रेडियस छोटा है ना, ठीक है, आपको कैसा मिलने वाला है। तो देख लो यहां पर B1 माइनस B2 कैसा मिलेगा, B1 माइनस B2, और डायरेक्शन किधर मिलेगा, तो इनवर्ट। डायरेक्शन किधर मिलेगा, इनवर्ट। किससे, कर्ल रूल से। उसी तरीके से अगर यहां आर पे आप खड़े हो गए, अब यहां आपको निकालना है, कैसे निकालोगे। देखो फॉर्मूला तो आप सबको याद है, इसलिए मैं फॉर्मूले की बात कर नहीं रहा हूं, पूरे रिंग की वजह से निकालो। समझो यहां पे आप आकर के खड़े हो गए, अब यहां बताओ यहां क्या होगा। तो आप कहोगे सर जी सबसे पहले तो इस वायर की वजह से इसी के लाइन में ये पॉइंट है P, यहां निकालो। तो मैं कहता हूं बेटा ये हो गया B1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि इसी के लाइन में था। अच्छा, ये जो कर्व लूप जो ऐसा चल करके जा रही है, ये सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कल की वजह से यहां पर निकालो, है ना, ठीक है। कितना, तो ये B2 आपको यहां से, इसको आप B2 कह लो, ये सेकंड डायग्राम बोल दो, B2 कह लो। यहां से आपको कितना मिल जाएगा बेटा, तो B2 आपको मिल जाएगी, है ना, म्यू नॉट I अपॉन में, ठीक है, अपॉन में 2A होता था, अभी यहां पर 4A हो जाएगा। अच्छा, अब चलो ये तीसरे डायग्राम पे आओ, यहां से ये तीसरे वायर के लिए भी एक्सिस में आ रहा है, तो मतलब B3 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0। अब आपको जो मिलेगा ये इधर, और यहां से इधर की तरफ जा रहा है, मतलब इसको B4 कह लो, इसकी वजह से आपको मिलेगा, यानी यहां पर इनसाइड और इसकी वजह से आउटसाइड, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर से क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां पे B3 और B4 और B2 का क्या करना पड़ेगा, आपको सबट्रैक्शन करना पड़ेगा, और इन्हीं की वजह से आपको फाइनल करंट मिलने वाला है ना, इन्हीं की वजह से आपको मिलने वाला है, बाकी इन दोनों की वजह से हो गया 0। वैसे ही अगर इस वाले की बात करते हो, ये रहा, तो इसमें क्या करोगे बेटा, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इसको 3 कह लो, इसको 4 कह लो। क्या बोलते हो, ये B2 और B4 की वजह से इनके लाइन में है, ये इनकी वजह से हो गया 0। ये 1 और 3 को सबट्रैक्ट करने से मेरे को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब आओ इधर, ये ज्यादा ध्यान से देखना, यहां क्या करोगे, I एंपियर की करंट यहां से चल रही है, तो ये कौन सा वायर हो गया बेटा, ये B1 आपका सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, है ना, और यहां से ये जो कर्व मिल रहा है ये कैसा हो गया, तो ये सेमी सर्कल हो गई, तो ये आपको B1 भी मिलेगा, ये सेमी सर्कल की वजह से आपको B2 भी मिलेगा, और ये जो B3 है ये कैसा है बेटा, तो इसकी ही लाइन में आ गई, तो B3 0 हो जाएगा, है सेमी इनफाइनाइट, लेकिन B3 कैसा हो गया 0, क्योंकि इसके लाइन में, इसके लाइन में आई थी क्या, नहीं, तो इसकी वजह से आपको मिल जाएगा। आगे मेरी बात समझ में भाई। इसके और डिटेल्ड वीडियो के लिए आपको कहां जाना है, आपको जाना है गदर 3.0 में। गदर 3.0 में आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी, सबके सॉल्यूशन मिलेंगे, एंड उस पर बेस्ड खूब सारे PYQs मिलेंगे, ठीक है। चलो, फिर भी मैंने आपको ओवरऑल यहां पर इतना कवर अप दिया है कि इसकी वजह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हो, राइट। चलो जी, आ जाओ, जरा हम देखते हैं, जरा समझते हैं। देखो भैया, है ना, हम लोग जरा बात कर लेते हैं। हमने बायो-सेवर्ट लॉ की बात करी, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ की जब हमने बात कर ली, तो यहां पर हम जरा क्वेश्चंस की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम दोबारा से लौट के आएंगे, हम थोड़ी एक्सिस की भी बात करने वाले। आ जाओ, जरा क्वेश्चंस आपको दिखा दूं, आओ देखो। अब बोलो भैया, आपको क्या लगता है जो हमने पढ़ा वो दिखा या नहीं दिखा, ये PYQ है, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। एक डायग्राम ये शो हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये 3 एंपियर की करंट की वजह से है। यहां पर आपको ध्यान से पढ़ो, एज शोन इन द फिगर, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विद द सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, आर की वैल्यू देखो, रेडियस इन्होंने खुद ने पाई अपॉन में 10 दिया है, बकायदा रेडियन में, कुछ करना नहीं है, ठीक है। कैरिंग करंट I3 एंपियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ O, यहां पर आपको निकालना है। आपको इसकी वजह से, है ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, इसकी वजह से आपको 0 मिलेगा, इसकी वजह से आपको 0 मिलेगा, सिर्फ सेमी सर्कुलर कर्व की वजह से आपको जो मिलने वाला है वो आंसर देखने को मिलने वाला, सिर्फ सेमी सर्कुलर की वजह से आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बाकी की वजह से आपको कितना हो गया, 0। तो ये कितना होता है बेटा, म्यू नॉट, है ना, I, म्यू नॉट I, है ना, अपॉन में 4A, ठीक है, ठीक है। अब आप इसके जरिए सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलो
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप नहीं है। ठीक है, डन है जी। चलो इसी तरीके से फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे निकाला। अभी जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने एक सैंपल में दिखाया वही क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। ये वाले वायर की वजह से ये लाइन में आ गई तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई। मैंने इस डायग्राम को उधर साइड रख करके बनाया था। ये सेमी सर्कुलर की वजह से मिलेगा और इसकी वजह से मिलेगा। बोलो भैया कौन है जिसको नहीं बनेगी, कौन है जिसको नहीं बनेगी? यही वाला क्वेश्चन तो था। ऑलराइट, समझ में आ गई ना बात? चल डिटेल वीडियो के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आप गदर 3.0 ज्वाइन कर सकते हो। ये माइंड मैप है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस के पैटर्न जरूर देते चलूं। आ जाओ भाई, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एट एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने क्या बोला था कि आपको कहां निकालना है? सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकाल ली हम लोगों ने, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकाल लिया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के ना एक्सिस पे, यहां पे करंट कैरिंग ऐसा कंडक्टर है, इसके एक्सिस पर बात कर, तो कितना होगा जरा देखना। ये हो गया बेटा वही अगेन यहां से यहां तक की जो है ना डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम लोगों ने रेडियस आर ले लिया है। ये जो पी पॉइंट है यहां पे बात करता हूं, तो ये लूप में करंट जो चल रही है वो इधर की तरफ चल रहा है, तो ये डीएल वेक्टर इधर साइड में हो जाएगा। अब डीएल वेक्टर जरा ध्यान से सुनना, ये ऐसा लूप चल रहा है, ऐसा ऐसा, तो करंट की डायरेक्शन इधर है। मैं यहां से खड़े होकर के पी पॉइंट पे जब जाऊंगा तो पी पॉइंट पे देखो ना मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर ना, ये देखो ना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इधर के साइड में आएगा। वैसे ही यहां पे खड़े होकर के जब आप देखोगे तो यहां से भी एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। एक कंपोनेंट सिर्फ इसमें बच जाएगा और एक कंपोनेंट कैसा होता चला जाएगा? कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है ना, एक कंपोनेंट कैंसिल होता चला जाएगा। जरा सुनना, मैं कह रहा हूं ऐसे ही पूरे लूप की वजह से, जैसे यहां पर एक पॉइंट था, इसके अपोजिट एक पॉइंट मिला जो कि इसके एक कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, वैसे ही जब यहां पे खड़े होगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी डीएल वेक्टर इधर मिलेगा तो इसके अपोजिट में इधर मिलेगा। इसकी वजह से भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता जाएगा? कैंसिल होता जाएगा। अगर इस पूरे डायग्राम को ऐसे पलट करके देखो तो एक गिफ्ट रैप करते हैं ना ऐसे चॉकलेट वाला, इधर से आया इधर गया, इधर से आया इधर गया, ऐसा पूरा ऐसा गोल सा, तो वो हर पॉइंट के अपोजिट में मिलता जाएगा और एक एक कैंसिल होता चला जाएगा। यहां पर जो फाइनल आपके पास में फॉर्मूला है वो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। इसको थोड़ा छोटा कर लो, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 2 आई आर स्क्वायर अपॉन में, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है ना, आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। ये आर, ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा आर, यही तो होगा ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चलेगा। ये आपको पूरा फॉर्म, ठीक है ना, ये आपको पूरा फॉर्म देखने को मिल जाता है किस पे? एक्सिस पर, एक्सिस पर। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस नहीं है, बहुत सारे केसेस नहीं है। ये जब भी मिलेगा तो आपको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, अलग से कुछ भी घुमा फिरा करके एक्सिस वाले केस में आपको नहीं जाना है, ठीक है, एक्सिस वाले केस में आपको बहुत सारा घुमा फिरा करके नहीं जाना। बस क्या मिल सकता है बेटा, तो थोड़ा सा एक बात समझो, अगर कोई एक्सिस हुआ तो इसकी वजह से यहां पी पॉइंट पे बात हो सकती है, तो इसके पीछे साइड में भी यहां सेम डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट पे बात हो सकती है ना। अगर लूप के दोनों ही तरफ की डायरेक्शन बोलोगे तो लूप के दोनों तरफ डायरेक्शन कैसे होते हैं? सेम, है ना, बोथ साइड ऑफ लूप डायरेक्शन विल बी, इधर भी और इधर भी। रीजन समझो ना, अगर मान लो मैंने यहां पर करंट की डायरेक्शन ऐसी बना ली, मतलब वही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी बना ली, तो इसकी वजह से यहां से करंट अगर जा रहा है इनसाइड हो रहा है ना, तो इनसाइड होकर के इधर साइड ही जाएगा, ठीक है ना, करंट कैसा होगा? इनसाइड होकर के इधर साइड ही जाएगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन लूप पे उसी के अकॉर्डिंगली बनाई जाती है, ठीक है ना, डीएल वेक्टर के अकॉर्डिंग। चलो क्लियर हो गई तीसरी बात। अब यहां पर मैक्सिमम कहां होगा? जैसे समझो लूप से जब, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले में हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लूप, एक लूप था, उसके एक्सिस पर जब हम देख रहे थे तो धीरे धीरे क्या हो रहा था बेटा, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, फिर आगे जाकर के डिक्रीज हो रहा था। क्योंकि यहां पर भी अगर बी एंड आर की अगर आप बात करते हो तो आपको जो ग्राफ मिलने वाला वो तो यही मिलेगा, बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज एंड डिक्रीज होता चला जाएगा। कोई दिक्कत? डिक्रीज होता चला जाएगा, है ना। तो मतलब यहां पर भी अगर आपने ग्राफ प्लॉट करना है तो समझो आपको ऐसा ग्राफ यहां पर भी मिलने वाला है, तो ज्यादा ही वो हो गया, ऐसा ग्राफ। अगर इसको आप देखते हो तो देखो b इक्वल्स टू क्या लिखा था? म्यू नॉट, है ना, b इक्वल्स टू क्या लिखा बेटा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, ठीक है,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2। अब यहां पर जरा वैल्यूज रख करके देख लो, जरा वैल्यूज रख देते। अगर x को इनफाइनाइट कर देते, x को यहां पर क्या कर दोगे, इनफाइनाइट कर दो। x इनफाइनाइट अगर हो गया तो b की वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब x ये रहा और b ये रहा। अगर x इनफाइनाइट है, बहुत दूर चले गए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, तो भाई साहब ये 0 ही हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर आपने x इक्वल्स टू क्या रख दिया, 0। अब x इक्वल्स टू 0 रख के देखो, यहां पे आप जैसे ही 0 रखोगे, है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, r क्यूब बचा, r क्यूब से एक r उड़ जाएगा, मतलब b इक्वल्स टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r कैपिटल, है ना, क्या बच जाएगा, 4 पाई r। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप की नहीं होगी। ठीक है जी, चलेगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी यहां पर मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, ग्राफ वाले अगर आपको क्वेश्चन यहां से पूछे जाते तो एक चीज ध्यान रखना, या तो ये पूरा का पूरा ग्राफ यहां से ऊपर मिलेगा, या तो अगर आपको नेगेटिव डायरेक्शन में पूछी जा रही हो तो ग्राफ पूरा का पूरा इधर मिलेगा। अगर आपको कोई ग्राफ है ना, बी वर्सेस आर बना रहा हूं, है ना, ये बी वर्सेस आर है या एक्स कह लो। ठीक है, अगर यहां पर बी वर्सेस एक्स यहां पर बन रहा है और ऐसा कोई ग्राफ मिल रहा है, ऐसा कोई ग्राफ मिल रहा है, तो भाई साहब ये वाला जो ग्राफ होगा ये गलत होने वाला है। दोनों ही टाइप में, दोनों ही तरफ हो ही नहीं सकता, किसी एक ही साइड में आपको देखने को मिलेगा, या तो एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर मिलेगा या फिर एक्स एक्सिस के पूरा नीचे मिलेगा। इस टाइप के आपको यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे और ये क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई है। चलो आते हम जरा थोड़ी सी और बातें करके, कहां पे, तो थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई क्या इतना ही लफड़ा हर बार पालना पड़ेगा सभी के लिए, क्या इतना ही लफड़ा हर बार पालना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं भाई, इतना लफड़ा हर बार नहीं पालना। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते समय बहुत दिक्कत हो रही थी, तो कौन इंट्रोड्यूस हो गए थे भैया, गॉस आ गए थे, और उन्होंने कहा भैया इतना सब कुछ मत करो, मैं बता रहा हूं एकदम सिंपल सॉर्टेड सा तरीका, मेरी बात मान लो, इसी के अकॉर्डिंगली आपका सारा काम हो जाएगा। तो यहां पर भी किसकी एंट्री होती है, एम्पियर की। क्या बात करें भैया, एम्पियर सर्किटल लॉ की चलो बात होती है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहना था इनका कहना है कि भाई साहब अगर करंट जहां से भी आ रहा है ना, उसको इनक्लोज कर दो एक सिमेट्रिकल शेप से। ठीक है, तो उस समय वहां पर B.dl जो होगा, B.dl जो होगा वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के बराबर होगा। क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के बराबर। ठीक है, कैसे, तो देखो इनका कहना था दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट स्प्रेडिंग और पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। कैसे भैया, आओ जरा इसको समझते हैं, आओ जरा हम इनको भी थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा सा हम समझते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ को आपको समझने के लिए एकदम शॉर्टेड सा तरीका समझ लो। मान लो करंट इनसाइड है ये, और यहां पे मैं कहता हूं कि करंट आउटसाइड है। ठीक है, दो करंट है, इसको I1 कह लो, इसको I2 कह लो। मैंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा भाई एम्पियर साहब ने, कि भैया इसको इनक्लोज कर दो। चलो मैंने एक ऐसा सर्कुलर लूप ले लिया और इसको इनक्लोज कर दिया। अब सर्कुलर लूप में मैंने एक डायरेक्शन बना ली, ये हमने क्या बना ली भाई, एक डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली मेरे को बात करनी है करंट कितना होगा। तो इन्होंने कहा भाई सुनो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इन्होंने कहा B.dl जो होगा ना, वो आपको म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड होगा। बाहर कोई करंट है उससे मतलब नहीं है, जो इसके अंदर करंट आ रहा है वही आपको होने वाला है फाइनली। ठीक है, B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल गया कि जो अभी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, अब देखो उसका तरीका बदल जाएगा यहां पर, है ना, उसका जो तरीका है वो बेहतरीन तरीके से अब चेंज होने वाला है। जैसे मान लो अगर कोई टेंजेंशियल लेंथ पर हो, है ना, तीन टाइप्स इसमें बोल देते हैं। अगर मान लो टेंजेंशियल पॉइंट पे अगर हो, ठीक है, इसके कहां पर, टेंजेंशियल पॉइंट पे अगर आप हो गए तो B.dl क्लोज इंटीग्रेशन करते बेटा, इसीलिए एक सर्कल लगाते हैं ना, B.dl की जो वैल्यू आएगी वो आपको एक नॉन जीरो मिलेगी। नॉन जीरो मिलेगा आपको, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। नॉन जीरो का मतलब कांस्टेंट। दूसरे कंडीशन आपसे ये कह सकते हैं कि अगर मान लो नॉर्मल टू द लेंथ हो, है ना, अगर आप किसकी बात करो बेटा, B की बात करें, B कैसा हो, नॉर्मल टू द लेंथ। अगर नॉर्मल टू द लेंथ होगा, ठीक है, तो इस केस में आपको B.dl क्या मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या लिखना चाह रहा हूं।
अगर नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको लिख देता हूं, बी डॉट डीएल जो मिलेगा बेटा वो कैसा मिल जाएगा, जीरो। मेरा कहने का मतलब टेंजेंशियल का मतलब हो गया भाई साहब बी वेक्टर एंड जो डीएल वेक्टर है इनके बीच का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री होगा, है ना। यहां पे मैं कह रहा हूं बी वेक्टर एंड जो डीएल वेक्टर है इनके बीच का जो एंगल होगा वो कैसा हो जाए बेटा, 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। ठीक, कुछ उल्टा लिखा, सॉरी 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 सॉरी, टेंजेंशियल, है ना। और यहां पर हम बात करें कैसा, नॉर्मल की बात करें। टेंजेंशियल मतलब उसी के लाइन में आने वाला है, ये 0 होगा ना, सॉरी। ठीक है, ये हो गया, है ना, 90 डिग्री और ये आपको मिलेगा 0 डिग्री, है ना। टेंजेंशियल मतलब उसी के लाइन की बात करें, 0 डिग्री पर होगे तो अब आपको ये 0 मिलेगा। रीजन है बी डॉट डीएल को जब आप ओपन करोगे तो यहां से मिलेगा बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। और यहां से जब आप बात करोगे बी डॉट डीएल की तो ये हो जाएगा बेटा आपका बी डी एल कॉस 90। कॉस 90 के केस में आपको ये पूरा ही टर्म कैसा मिलने वाला है, 0। मतलब उसके केस में आपको 0 मिलने वाला है, यानी उसके टेंजेंशियली कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। लाइन में रहोगे तो आपको मिलने वाली है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके नॉर्मली हुए, सॉरी नॉर्मली अगर आप हो गए तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कर रहे हैं हम जरा इसके लिए केसेस, तब आपको और ये बातें क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एम्पियर सर्किट लॉ कहीं पर भी यूज हो सकती, हर जगह पे, लेकिन यूजफुल उस केस में है जहां पर, है ना, सिमिट्री हो। सिमेट्रिकल अगर है तो ये यूजफुल है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं हो, यूज तो हर जगह हो जाएगी, लेकिन जहां सिमेट्रिकल होगा वहां पे ज्यादा यूजफुल है, बस इतनी सी बात है ना। चलो आओ जरा हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो भाई साहब अभी जो आप पहले बातें कर रहे थे करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, वही वाली बात फिर से आकर के करो ना। देखो इनका कहना था कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर था ना, यहां पे आपके पास में एक पी पॉइंट था ना, इसकी वजह से आप क्या कर रहे थे भैया, तो बायो सेवर्ट लॉ लगा रहे थे। अभी एम्पियर बाबा ने कहा भाई साहब इसको एक काम करो, ऐसा इनक्लोज करो, इसको क्या करो, यहां से गुजरती हुई एक लूप खींच दो। ठीक है, यहां से गुजरती हुई एक लूप खींच दो, खींच दी। अब यहां से गुजरती हुई आपने लूप खींची करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। अगर आप जरा देखोगे, इसको जहां से देखना है ना, इसको कहां से देखो, इसको आप ऐसा टॉप से देखो। जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे, जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको कैसा दिखने वाला है, करंट आपको बाहर आती हुई दिखेगी, ऐसी करंट बाहर आती हुई जब टॉप में से देखोगे, और ये रहेगी आपकी लूप जो कि पी पॉइंट से होकर गुजर रही है। अब करंट अगर बाहर आ रही है, अगर आपने क्लॉक रूल लगाया, ये कर्ल रूल लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको किधर दिखने वाली है, इस डायरेक्शन में चलेगा। यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस है उसको अपन फिर से क्या, तो वही आर ट्रीट कर लेते हैं, है ना। क्या ट्रीट कर लेते हैं भैया, आर ट्रीट कर लेते हैं, आर। तो इनका सीधा सिंपल सा कहना था कि भाई साहब ये ले लो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, है ना, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। क्या ले लो, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, चलेगा। तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, आई इनक्लोज था, है ना, तो अंदर वाला इस आई की बात करें, ये जो है ये करंट है बेटा, ये डॉट नहीं, ये करंट है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। अब बी डॉट डीएल यहां पर करोगे तो देखो ये कंप्लीट हो गया ना, ये कैसा दिख रहा है, ये आपको नॉर्मली दिख रहा है ना, तो ये आपको कितना बनाएगा, ये आपको यहां पर जो एंगल मिलने वाला है वो मिलेगा 90 डिग्री। जब आप यहां पर एंगल 90 डिग्री मिलेगा, है ना, सॉरी इसके केस में जो कॉस 0 मिलेगा, सॉरी, है ना, कॉस कितना मिलेगा, इसी के लाइन में कॉस 0, कॉस 0 जब मिलेगा, लूप के ही डायरेक्शन में है ना, टेंजेंशियली चल रहा हो लूप से, लूप के नॉर्मली नहीं हो, लूप के टेंजेंशियली हो, तो 0 ही मिलेगा, मतलब डीएल भी इसी के डायरेक्शन में मिलेगा। तो मतलब आपको कितना मिल गया भैया, ये मिल गया 0, यानी ये हो गया बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 0, है ना। यानी अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां से बी को बाहर कर लो, डीएल को अगर आप करते हो तो बी इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। मतलब बी की अगर आप बात करोगे तो देखो म्यू नॉट अपॉन में आई 2 पाई आर, ये वही तो उतना मिला, यही तो पहले भी मिला था, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई बाई आर, है ना। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आपको यही तो मिला था, चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आई होप नहीं। चलो अब इसमें थोड़े से ट्विस्ट समझ लो। देखो भैया यहां पर 2 ट्विस्ट है, एक ये हो सकता है कि एक खोखला वायर है, मतलब सिलेंडर है ना। एक आपको यहां पर बात हो सकती है किसकी वजह से बेटा, हॉलो सिलेंडर, एंड एक आपको यहां पर बात हो सकती है वो है सॉलिड सिलेंडर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हॉलो सिलेंडर, ऐसा हॉलो सिलेंडर मतलब आप पेन खोल लो, पेन को जरा देखो, अब उस पेन को ऊपर से देखोगे करंट ऐसा इसमें बाहर आ रहा है, ऐसा करंट बाहर, ये एक सिलेंडर है, ये कंप्लीटली ऐसा एक सिलेंडर है बेटा, ये कंप्लीटली एक ऐसा सिलेंडर है, लेकिन करंट मान लो इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां से, ये 2 अलग अलग वायर नहीं है, सिलेंडर है, पूरे सिलेंडर की बाउंड्री से करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मैं फिर से बोलूंगा कि इसका क्या देखो, टॉप व्यू,
टॉप व्यू जब आप देखोगे इधर खड़े होकर के तो आपको ये कैसा दिखने वाला है, तो आपको ये ऐसा दिखेगा। आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। करंट क्या हो रहा है, इससे बाहर आ रहा है। करंट इससे क्या आ रहा है बेटा, बाहर आ रहा है। तो करंट अगर इससे बाहर की तरफ आ रहा है ना, और यहां पे करंट अगर इससे बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक लूप मान लो मेरा पी पॉइंट इनसाइड। लूप कहां मान रहा हूं बेटा, ये पी पॉइंट जो है ये किधर हो गई, इनसाइड। इनसाइड का मतलब समझ लो, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर देख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिलेंडर के सरफेस पे देखूंगा और बाहर देखूंगा, ठीक है ना। तो सिलेंडर के अंदर जब मैंने देखा ये आर रेडियस बोल दिया, तो आपको अभी क्या बोला गया था भैया कि बी डॉट डीएल जो होगा वो क्या होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज। बेटा बताओ इसमें आई इनक्लोज कितना है, करंट इसमें से कितना आ रहा है, तो आपको अगर सिलेंडर के अंदर ही लूप लिया है तो करंट इस लूप के बाहर बाहर से आ रहा है, अंदर से तो आ ही नहीं रहा। तो यहां पर आपको कितना मिल जाएगा भाई, करंट इनक्लोज 0 है, मतलब बी आपको यहां पर कितना मिल जाएगी, 0। नहीं आया, समझ में आया। अच्छा अब चलो कहां पे, ऑन सरफेस। ऑन सरफेस ये किधर की बात हो गई थी, ये इनसाइड हो गई। अब किधर चले बेटा, ऑन सरफेस। अगर मान लो उसके सरफेस पे जाकर के खड़े हो गए, तो सरफेस पर से जब आप बात करोगे है ना, तो एग्जैक्टली उसके रेडियस के ऊपर आएगा। अच्छा अगर इससे आउटसाइड आ गए, चलो पहले आउटसाइड देख लो फिर उसके लिए लिख दो। अगर इसके आउटसाइड आ गए, आउटसाइड आने का मतलब जरा समझो कि आपकी जो लूप है, पहले आप उस लूप को बनाओ। ये आपकी सिलेंडर थी, सॉरी ये देखो ये आपकी सिलेंडर थी। इस सिलेंडर पे क्या हो रहा है बेटा, ये करंट बाहर आ रही है, करंट बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, समझ रहे हो ना। सिलेंडर के बाउंड्री से करंट बाहर की तरफ आ रही है। अच्छा अब मेरा जो लूप बनाना है, ये लूप कैसा होगा, तो इसके आउटसाइड मैंने एक लूप बनाई। इसके क्या बनाई, आउटसाइड मैंने एक लूप बना ली, ठीक है। ये जो रेडियस था, ये जो सिलेंडर का रेडियस है, इसको आर लिया हुआ है। ये जो आउटसाइड मैंने जो लूप बना ली है ना, इसको आप स्मॉल आर ले रहे थे, वैसे ही स्मॉल आर ले लो। यहां पे जब आउटसाइड जाकर के देखोगे तो यहां पे आपको बी डॉट डीएल की जब आप यहां पर बात करेंगे, तो बी डॉट डीएल यहां पर भी जो मिलेगा बेटा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड मिलेगा। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, अगर यहां पर आई इनसाइड अगर आपको देखने को मिलेगा, तो यहां से अगर आप बी की बात करोगे तो ये बी कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ, करंट कितना था, आई आ रहा था, आई को बाहर कर लो तो बी इक्वल्स टू मिल गया ना, देखो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर आई। ये आपको मिल जाएगी किस तरह, ये आपको मिल जाएगी आउटसाइड, ठीक है। मतलब एक बात समझ में आ गई कि बी जो है, बी की जो वैल्यू है, बी की जो वैल्यू है इनसाइड अगर आप हो है ना, तो 0 होगी। इनसाइड आपकी कैसी है बेटा, इनसाइड आपकी कैसी है, 0। ये वाली लाइन ध्यान में रख लो। अब इसके बाद किसके लिए बात कर लेते बेटा, आ जाओ अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, सॉलिड सिलेंडर की। चलो भाई, तो इसी को भरा हुआ सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है ना। डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा हूं। ये मान लो अभी भरा हुआ सिलेंडर है, तो इनसाइड सभी जगह से करंट आ रही है, पूरा ही, मतलब अगर ये भरा हुआ सिलेंडर होता तो इसमें इनसाइड सभी जगह से ऐसी करंट आ ही रही होती ना, पूरे हर जगह से करंट आ रहा है भाई, भरा हुआ है ये तो अगर ये भरा हुआ सिलेंडर है, तो इस समय पे बी की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई आर अपॉन में आर स्क्वायर, आई आर अपॉन में आर स्क्वायर। चलेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं है। अच्छा एक और चीज यहां से समझ में आती है कि म्यू नॉट अपॉन में है ना 2 पाई, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर जो आपको देखने को मिल रहा है ना, इसको आप एरिया से भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। किसको, पाई आर स्क्वायर को, ये पाई आर स्क्वायर को आप चाहें तो एरिया कह लो। तो बी इक्वल्स टू क्या लिख लोगे, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 को ऐसे ही छोड़ो, पाई आर स्क्वायर को आप ए लिख लो। तो ये क्या बन गया बेटा, आई अपॉन में ए मतलब जे, याद है, आई अपॉन में ए करंट डेंसिटी जे, यानी बी इक्वल्स टू क्या मिल गया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जे आर अपॉन में 2, म्यू नॉट अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ जे आर। चलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप नहीं। तो मतलब एक बात समझ में, इनसाइड जब आप हो गए है ना, जब आप इनसाइड हो गए, अगर अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक काम करते हैं दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इन दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, हॉलो के लिए भी, और एक काम करो मैं यहीं पर ले लेता हूं 2 पार्ट, ठीक है। सॉलिड और हॉलो दोनों के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर पहले सॉलिड की बात कर लेते हैं। अगर सॉलिड सिलेंडर है ना, तो आपको इनसाइड और आउटसाइड, यहां पे आपका आर है, यहां पे आपका बी है, तो इनसाइड आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, इनसाइड अगर आप ध्यान से देखोगे, इनसाइड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बी प्रोपोर्शनल टू आर दिखने को मिल रहा है। मतलब रेडियस बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ता चला जाएगा, ये ले लो। सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, ये कहां गया, ये सरफेस पर है ना, ये किधर है बेटा, तो ये आर लेस देन, ये जो है ना आर लेस देन आर है,
यहां पे सरफेस की बात करो मतलब r इक्वल्स टू आर है, और इसके आगे ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीजिंग मिलेगा। इधर साइड में क्या कहोगे, तो ये r इज ग्रेटर देन r हो रही है, रेडियस से बड़ी हो रही है। लेकिन जब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो, इसके केस में अगर आप यही बना रहे हो r और b के बीच में ग्राफ, तो आपको शुरू में मतलब रेडियस तक में, ये रेडियस तक में जितना रेडियस है मतलब r इज लेस देन r पे 0 मिलेगा। ये आपको यहां पर मैक्सिमम मिल जाएगा, कितना, ये r, ठीक है ना, ये r पे हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डिक्रीजिंग मिलेगा, इसके बाद में ये डिक्रीजिंग मिलेगा, ठीक है। मतलब ये वाला पोजीशन कौन सा हो गया, ये वाला पोजीशन कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया इसके सरफेस, ये हो गया इसके सरफेस, है ना। और इधर साइड में बढ़ोगे मतलब ये आउटसाइड पहुंच गए, यानी r इज ग्रेटर देन r। अच्छा, यहां पर मैक्सिमम मिलेगा कितना, मतलब ये सरफेस पे अगर आप बात करोगे तो b कितना हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला ना, म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन में कैपिटल आर कर दो, रेडियस, उसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर कर दो, सरफेस पे ही हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो मतलब अगर एक हॉलो सिलेंडर हो तब, और अगर एक पूरी तरीके से भरा हुआ सिलेंडर हो, कंप्लीटली भरा हुआ सिलेंडर हो तब, ये बिल्कुल उसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप याद करो, जब एक हमारे पास में हॉलो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर, तो ऐसी ही मिल रही थी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, सरफेस पर मैक्सिमम, और आगे बढ़ेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जैसे ही मैं किधर में बढ़ा था भाई, एक मैंने लिया था कैसा भाई, तो एक मैंने स्फीयर लिया था जो बिल्कुल भरा हुआ था, सॉलिड स्फीयर, तो वहां पर यही मिला था, इनसाइड बढ़ते चले जा रहा था, मैक्सिमम का सरफेस पे, और इसके बाद में B मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, वैसे यहां पर B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। इज इट और नॉट? किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? आई होप कि यहां तक में नहीं, ठीक है जी। तो यहां पर बात होगी किसकी भाई, एम्पियर सर्किट और लॉ की। अब थोड़ी सी बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड की। किसकी बात हो जाए, सोलेनोइड की बात करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींच रहे, है ना, शॉर्ट में आपको सारी ही चीजें डिटेल में मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आओ जरा हम बात कर लेते हैं किसकी, सोलेनोइड की। सोलेनोइड होता क्या भाई, तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बात करी एक लूप की, ऐसे ही मल्टीपल लूप्स जब एक साथ बन जाएंगे तो वो क्या बनती है, सोलेनोइड। मतलब अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भैया अगर मेरे पास में एक लूप है, एक और लूप है, एक और लूप है, एक और लूप है, एक और लूप है, ऐसे लूप्स, कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स अगर बनाते चले जाऊं, तो एक की वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस भी डायरेक्शन में मिले, मतलब जैसे मान लो यहां पे अगर आप भेजते हो, तो जब आप यहां से भेजोगे ना, है ना, तो इसको ध्यान रखना, अगर आपके लूप में करंट बह रहा है क्लॉकवाइज तो ये आपका साउथ पोल है, और अगर आपके क्लॉक में बह रही है, मतलब लूप में बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल है। यहां से जाओगे तो ये कैसा बह रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बह रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पोल हुआ, ये हुआ मेरा साउथ पोल। अगर ये मेरा साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी मिलेगी भाई मेरे, ये सभी लूप्स की वजह से स्ट्रेंथन होती चली जाएगी, सभी लूप्स आकर के क्या करेंगे, इसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो सोलेनोइड से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड्स ज्यादा मिलने वाली है। क्लियर हो गई मेरी बात। अच्छा, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन भी बनाता हूं, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, ये जो सोलेनोइड ऐसी है ना, इसको ऐसा बीच में से ऐसा काट दो, अगर मैंने इसको बीच में से काटा तो कैसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। यहां से करंट बाहर आ रही है, मतलब ऐसा करंट ऐसे जा रही है, ऐसी 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 है बेटा सोलेनोइड, ऐसी है सोलेनोइड, है ना। करंट क्या हो रही है, डॉट 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 बनाया, मतलब इससे बाहर आ रही है और इससे इनसाइड। तो यहां पे जो हमसे क्वेश्चंस होते हैं वो किस पे होने वाले हैं, हमसे ये पूछा जाता है कि अगर एक फाइनाइट लेंथ का, है ना, सोलेनोइड है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी मिलने वाली है। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखना, यहां पर कैपिटल एन और स्मॉल एन को ध्यान रखना। कैपिटल एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। मतलब एन एल हो जाएगा अगर टोटल लेंथ लोगे। मैंने कहा कि भैया नंबर ऑफ टर्न्स 1 सेंटीमीटर मान लो 50 टर्न्स है, और मेरा इस तरीके से 50 सेंटीमीटर का है, तो 50 इंटू 50 कर दोगे ना टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, तो इसको ध्यान रखना। तो फाइनाइट लेंथ के लिए जो होगा, ये एक आपको दिख रहा है, मैं मैग्नेटिक फील्ड कहां ढूंढ रहा हूं, तो इस सोलेनोइड के अंदर बैठ करके, ये डॉट समझ में आया, यहां से करंट निकल करके इसमें ऐसा 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 जा रहा है, यहां से ऐसा निकला इधर गया, ये निकला इधर गया, ये निकला इधर गया। अच्छा भाई, तो क्या हो रहा है, बी कितना मिलेगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जो अभी साइन थीटा के लिए जैसा बन रहा था ना स्ट्रेट वायर वाले में, वैसा ही दिख रहा है ना भाई साहब। चलो, तो क्या म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। तो cos थीटा 1 और थीटा 2 है कौन, तो जैसे वहां देखना सिखाया तो वैसे यहां भी आओ, जहां भी आपको निकालो, मान लो ये पी पॉइंट पे निकालो, अब पी पॉइंट पे खड़े होकर के एक एंड देखो, फिर दूसरा एंड देखो, एक एंड देखो, ये हो गया थीटा 1, फिर यहीं से दूसरा एंड देखो, ये हो गया थीटा 2, ये हो गया भाई साहब, ये इधर वाला एंड देखा, दिस इज थीटा 1, इधर वाला एंड देखा, दिस इज थीटा 2। अब फाइनाइट लेंथ है तो दोनों एंड दिखेंगे, है ना, तो ये फॉर्मूला हो गया थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अच्छा, जब इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, कैसी हो जाए बेटा, इनफाइनाइट लेंथ हो जाए। अब इनफाइनाइट लेंथ के लिए मेरे थोड़ी सी बात सुनना, है ना, जब मान लो यहां पर इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, तो भैया ये मान लो सोलेनोइड है,
ठीक है, वही डॉट डॉट डॉट, मतलब करंट बाहर आ रही है, यहां से जो करंट है वो क्रॉस 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 क्रॉस, ये करंट किधर जा रही है, ये करंट जो जा रही है बेटा इनसाइड जा रही है। अच्छा, जब इनफाइनाइट लेंथ की वायर है ना, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इधर भी कहां तक, इनफाइनाइट तक, इधर भी कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब मेरे को क्या बोलना था, तो भाई साहब पी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, ये खड़ा हो गया कहां, तो सोलेनोइड के भीतर। अब यहां से देखो इसको, अब ये कहां दिखेगा बेटा, तो सीधे स्ट्रेट ऐसी दिखेगा, मतलब θ1 इज इक्वल टू 0। और अब इसको देखो तो θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई साहब यहां पे खूब सारी गड़बड़ी कर लेते हैं, हम कहते हैं θ2 भी तो कितनी होगी, 0, है ना। ध्यान रखना, सोलेनोइड वाले केस में कहानी अलग चल रही है भाई साहब, इनसाइड खड़े होकर के देख रहे हो, और जब वो कंडक्टर था तब आपको ऊपर नीचे देखना था, तब वो 90-90 बन जाती थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से चाहिए था, यहां नहीं चाहिए, यहां इसी के लाइन में चाहिए बाबा, लाइन में चाहिए तो 0, और अगर अपोजिट में जाओगे तो 180। अच्छा, तो अब क्या था, फॉर्मूला क्या था भाई, तो cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 रखोगे ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, मतलब ये इन्होंने 2 बना लिया, यानी वहां पे जो हमारा नंबर है इसको उड़ा देंगे। ये देखो म्यू नॉट ni अपॉन में 2 cos θ 180 -1, और ये हो जाएगा 1, यहां से ये 2 उड़ गया, मतलब म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni, किससे, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सोलेनोइड। अच्छा, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि ये सोलेनोइड की जो रेडियस होगी, यहां पे देख लो, ये जो सोलेनोइड की जो ये रेडियस होगी, ये बहुत छोटी होती है जनरली, लेंथ बहुत बड़ा, ठीक। अच्छा, अब एक ग्राफ देख लेते हैं, तो ये कहां मिल रहा है बेटा, इनफाइनाइट की वजह से जब करोगे तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni, और जब l/2 और l/2 के लिए इसके लेंथ होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ से डिक्रीजिंग मिलेगी, ठीक है ना, ये दोनों तरफ से क्या मिलेगी, डिक्रीजिंग, मतलब सेंटर पे आपको म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ni मिलेगा, l/2 लेंथ आगे बढ़ जाओगे तो ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, l/2 बढ़ोगे तब भी आपको डिक्रीज होगा, मतलब इन एंड्स पे आपको कितना मिल गया, म्यू नॉट ni अपॉन में 2, एंड्स पे कितना, म्यू नॉट ni अपॉन में 2। अच्छा, और भी इसमें केसेस आप देख सकते हो भैया, समझ सकते हो, जैसे मान लो ये यहां पे मैं निकाल रहा था, ऐसे ही आपकी मर्जी होए, है ना, अब मैं डॉट और क्रॉस नहीं बना रहा हूं, पी पॉइंट यहां रखा हुआ है, अब यहां से इसको देखो और यहां से दूसरे वाले एंड को देखो, ठीक है ना, θ1 θ2 ऐसे कैलकुलेट हो जाएंगे, ये θ1 आपका 90 और ये आपको जो भी एंगल मिलेगा वो कैलकुलेट हो, तो एक एंड पे एक आपको कितना मिल गया, θ1 जो मिल गया, है ना, θ1 जो मिल गया, ये कितना मिल गया बेटा, 90, समझ गए मेरी बात। इसी तरीके से इस एंड पे भी खड़े होकर के देखोगे तो चेंज हो जाएगा, यहां से आपको θ1 एक कुछ वैल्यू मिलेगी थीटा, और θ2 जो हो जाएगा वो मिल जाएगा 90। तो जहां भी खड़े होगे आपको एंगल्स की बात कर लिए, उसके जरिए आप कवर कर सकते हो। और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आपको जाना है कहां पर, गदर 3.0 में, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एचपी गुरुकुल ज्वाइन करो और सीधे पहुंच जाओ भाई, कहां पर पहुंच जाओ, गदर सीरीज में, वहां पर हम लोगों ने और डिटेल में इसकी बातचीत करी हुई है। मूविंग टू नेक्स्ट, आ जाओ भाई, आते हम जरा, है ना, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मूविंग चार्ज के ऊपर, ठीक है। अब किसके ऊपर बात करें, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज का मतलब, ये पूरा चैप्टर ही उसी के ऊपर था अल्टीमेटली, मूविंग चार्ज के लिए। मूविंग चार्ज कहने का मतलब ऐसा है, जब शुरू भी करी मैंने सेशन को, तभी मैंने आपसे बोला था कि भैया सुनो ना, आपके पास में कोई रेस्ट पे चार्ज होगा ना, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी काम नहीं कर रही, रेस्ट चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी लेना देना नहीं था। तो कहां लेना देना है भाई, तो लेना देना है जब चार्ज मोशन में हो। अब यहां से बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाएगा, आपको एक चार्ज को यूं फेंक के मारा, अब अंदर जाएगा तो उसका पाथ कैसा होगा, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, रेडियस कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा एक रिवोल्यूशन का, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करो, खूब सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, छोटे छोटे से आएंगे, बड़े प्यारे प्यारे से आएंगे। तब सुनो, ये मान लो हमारे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर में एक क्यू चार्ज को फेंक के मारा, किससे, v वेलोसिटी से, किससे, v वेलोसिटी से। b क्या है बेटा, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये इसके अंदर में जाएगा, है ना, चार्ज जब चल के जाएगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगी, चार्ज जब अंदर चल करके जाएगा तो क्या हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी। एक बात समझो, ये किरास किरास किरास, ये ले लो, है ना, पाथ वाथ की अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे, जरा सुनो। यहां पे मैंने कहा कि एक नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर फेंक के मारो, आपने कहा सर मार दो, जैसे मैंने नेगेटिव चार्ज को इसके अंदर फेंक के मारा, ये क्या होगा भाई, तो नेगेटिव चार्ज जब अंदर जा रहा है तो करंट इस नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगा, बाहर। तो मेरे पास एक लेफ्ट हैंड रूल है, ये तीनों को एक तीसरे के परपेंडिकुलर कर दो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल से। अब जरा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्या है भाई साहब, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, जिधर नेगेटिव चार्ज मूव होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, करंट किधर, इधर, है ना, तो थंब किधर बता रहा, नीचे की तरफ, मतलब ये चार्ज आगे जाकर के क्या होने वाला, नीचे की तरफ मुड़ने वाला। अब इसकी ट्रेजेक्टरी पूरी सर्कुलर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या होगा उसकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन ये ट्रेजेक्टरी समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि चार्ज आकर अंदर मुड़ क्यों रहा है भाई, क्योंकि उस पर फोर्स टेंजेंशियली डाउनवर्ड लग रहा है।
अच्छा, अगर यही चीज इसी में बना लेता हूं, अगर मान लो इसी को अगर आपने कह दिया था कि अल्फा पार्टिकल भेज दो पॉजिटिव, तो अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा, करंट भी इसकी वजह से इधर ही जाएगा, तो थंब किधर, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो थंब किधर ऊपर, तो ये अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अगर मान लो किसी ने कह दिया अल्फा पार्टिकल की जगह पे आपसे प्रोटॉन कहा तो भी यही काम, यहां पर बीटा पार्टिकल कहा, सॉरी बीटा पार्टिकल किसी ने कहा तो भी वही काम, और अगर किसी ने कहा भाई साहब आप तो गामा पार्टिकल भेज के बता दो ना, या फिर न्यूट्रॉन भेज के बता दो ना, तो इनमें कुछ नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं है, सीधे सीधे चले जाएंगे क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये फोर्स कितना होगा जो इसके ऊपर लग करके इसको घुमा रहा है, ये फोर्स कितना होगा जो इसके ऊपर लग करके घुमा रहा है। तो मूविंग चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस लगता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। क्या क्या लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। दोनों फोर्सेस कितने होंगे, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स होता है इसके ऊपर में QVB sin थीटा, QVB sin थीटा, Q चार्ज है, V जो है वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और थीटा जो है एंगल है, किसके किसके बीच का, तो B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और V वेलोसिटी जिससे आपने फेंका था, इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो फॉर्मुलेट करोगे साइन थीटा को उड़ा दो तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर भी लिख सकते हो, V क्रॉस B भी लिख सकते हैं। अब यहां पे कुछ रिलेशंस, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो होगी QE, दोनों फोर्सेस जुड़ करके लॉरेंज फोर्स कहलाती है, ये दोनों फोर्सेस ऐड होकर के क्या कहलाती है, लॉरेंज फोर्स। अच्छा, तो मैक्सिमम कब होगा बेटा, है ना, तो भाई साहब मैंने कहा जब जब ये थीटा 90 डिग्री रख दोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। और जीरो कब कब होगा, इंटरेस्टिंग जिस पे क्वेश्चंस होते हैं वो किसके लिए होते हैं बेटा, जीरो के लिए, है ना। जो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैक्सिमम नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगा, बोले भाई साहब चार्ज जीरो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो कितना होगा जब चार्ज जीरो, मैंने बोला ना न्यूट्रल, कुछ नहीं हुआ ना, सीधा फेंका निकल गया। अच्छा, दूसरा V0, जब चार्ज ही रेस्ट पे है, जब चार्ज ही रेस्ट पे है तो F0 हो गया। लो भाई साहब, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था प्रूव हो गया कि रेस्ट चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर पाता, रेस्ट चार्ज के ऊपर इस V को जीरो पुट कर दोगे, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता रेस्ट चार्ज पे। अच्छा, तीसरा B0, मैग्नेटिक फील्ड ही ना हो भाई, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, है ना, तो भैया बात खत्म। अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब होगी, तो सुनो, थीटा जीरो होगा तब, मतलब V और B कैसे हो, पैरेलल, मतलब ऐसा समझ लो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज जा रहा है। बोलो भाई साहब ये क्या बोल रहे हो, तो मैं ये बोल रहा हूं, ये क्रॉस 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 लग रहा है, इसी के डायरेक्शन में मेरा जो चार्ज है, ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जा रहा है, बोर्ड के अंदर ही जा रहा है। दोनों अगर पैरेलल हो गए, दोनों अगर पैरेलल हो गए, तो भाई साहब इस कंडीशन में साइन थीटा है, एंगल जीरो पे साइन जीरो देता है, तो मतलब ये कैसा हो गया, जीरो। या फिर एंटी पैरेलल हो, या फिर मैं ये कह दूं कि भाई साहब ये अंदर नहीं जा रहा, ये क्या हो रहा है, ये मेरा जो चार्ज है वो बाहर आ रहा है, एंटी पैरेलल होगा तब भी कैसा हो जाएगा, जीरो। ये तीन कंडीशंस आपके काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से Q0 हो, है ना, V0 और B0 पूछा जाने के हिसाब से नहीं, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होने के हिसाब से, ठीक है। चलो, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई है, ये बातें आपको समझ में आ गई है, तो हम अब बात कर लेते हैं जब चार्ज को फेंक के मारा तो मैंने क्या बोला, उसका पाथ बदल जाएगा, उसका पाथ बदल जाएगा, है ना, कैसा मूव होने वाला है, जरा हम उसकी बात करते हैं। देखो भाई साहब, दो कंडीशन है, पहली कंडीशन की हम लोग बात कर लेते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या लिखा, QVB, F इक्वल्स टू क्या लिखा, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, QVB sin थीटा, जो याद रहेगा आपको, ठीक है। जरा सुन, जब थीटा जीरो हो जाएगा या फिर 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट पाथ, अभी यही बात, जब थीटा जीरो मतलब पैरेलल चले या एंटी पैरेलल चले तो क्या बोला था, स्ट्रेट ना, सीधा, कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा सीधा चलता जाएगा भाई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब जब इसके अलावा कुछ होगा तो ट्रेजेक्टरी उसकी कैसी हो जाएगी, सर्कुलर। क्यों सर्कुलर होगी, जरा सुनो, आपने एक क्यू चार्ज लिया, ध्यान से देखना, आपने एक क्यू चार्ज लिया, V वेलोसिटी से फेंक के मारा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, तो इनका रिजल्टेंट इसके बीच में, इसके बीच में, तो ये रिजल्टेंट इसके बीच में ये चली गई यहां पे। अब यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर, तो फिर से ये इनका रिजल्टेंट ये इधर पहुंचा, फिर से V वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट, तो भाई साहब ये इधर आ गया। जब यहां पहुंचे तो फिर से भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऐसा करते 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 ये क्या बना लेगा, तो ये कंप्लीट ट्रेजेक्टरी बन जाएगी, पूरा सर्कुलर लूप बन जाएगा, और इसका रेडियस R कह लेते, इसका रेडियस क्या कह लेते हैं, R रेडियस। अब यहां पे देखना कई सारे क्वेश्चन है, एक चीज समझना, इसको जब ये गोल घूमना शुरू हो जाएगा तब हम ऐसा कहते हैं कि भाई साहब जो इसके ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स काम करेगा और जो इसके ऊपर रिजल्टेंट जो हमारा ये QVB
साइन थीटा काम कर रहा है। इन दोनों की वजह से ही तो ये गोल गोल घूम रहा है। तो आओ चलो यहां से रेडियस निकाल लेते हैं। जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है QVB, है ना, ये QVB साइन थीटा, यही हमारे किसके बराबर होगा भाई? यही होगा हमारे उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो आओ यहां से रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस होता है हमारा mv अपॉन में QB। m मतलब m, v अपॉन में QV। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई थिंक नहीं है किसी को भी, ठीक है। चलो ये m क्या है बेटा? मास है, मास है, मास है, चार्ज का मास है। अब बोलोगे सर मास का क्या रोल? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQs है, आया हुआ क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। आओ पहले देख लो मास का रोल क्या है भाई साहब। ये बहुत बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सुना। तो R इक्वल्स टू, अब देखो यार कुछ विशेष नहीं करूं, MV का मतलब क्या होता है आपको पता है? मोमेंटम होता है P। तो ये क्या हो गया? P अपॉन में QB। अच्छा, P को अगर मैं चाहूं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना, किसके? काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2m के, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो काइनेटिक एनर्जी को चार्ज के टर्म्स में जाना, तो अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन में QB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? क्यों होगा? तो देखो QV जो होता है ना, वो ही होता है काइनेटिक एनर्जी। चार्ज इंटू V कर दोगे, ये हो जाता है भाई साहब आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये है आपकी वर्क डन, वर्क डन यही होगी ना काइनेटिक एनर्जी। तो उसको पुट कर दोगे, आपको बन जाएगा 2mv अपॉन में QB स्क्वायर। अच्छा, एक और बात सुनना, यही चीज जब एक लॉन्ग इसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होगी और आपने ऐसा फेंका, तो एक हेलिकल लूप बनाता हुआ, हेलिकल समझते हो? ऐसा 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 चलते हुए चला जाएगा। हेलिकल लूप जब बनाता है, तब जो रेडियस होती है वो होती है mv0। v0 जो है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब जब हेलिकल लूप बनेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ले लेंगे, mv0 अपॉन में QB। ये सेम फॉर्मूला बेटा, इनटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब अब वो एंगल आ जाएगा जिस एंगल पे आपने उसके अंदर फेंका था, जिसकी वजह से वो हेलिकल लूप बनाता हुआ चला जाएगा। तो हेलिकल लूप के लिए कुछ नहीं करना, वही mv अपॉन में QB ही है, बस v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी और साइन थीटा ऐड ऑन कर लोगे, बात हो गई खत्म, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इफ चार्ज एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V, अगर चार्ज को एक्सिलरेट कर दिया V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाली जो लाइन आई है ना, ये तभी आएगी, ये तभी है अगर चार्ज को, है ना भाई, हो सकता है ना कि मैंने इसके अंदर भेजा और एक पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया, जिसके कारण क्या होने लगा? वो चार्ज एक्सिलरेट होने लगा। तो जब एक्सिलरेशन आपको देखने को मिलेगा, तब आप ध्यान में रखेंगे कि वर्क डन जो होता है वो QV होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और तब जो R के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वो ये है अंडर रूट ऑफ 2mv अपॉन में QB स्क्वायर, ठीक है। ठीक है जी, आ जाओ, ये बात ठीक है। अब इसमें एक दो और पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखोगे। जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, जब ये घूमना शुरू हो गया, तो भाई साहब टाइम की भी बात होगी, फ्रीक्वेंसी की भी बात होगी। तो टाइम कितना लगेगा? तो जितना रेडियस है ना, उसके लिए सरकमफेरेंस अपॉन में वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, तो मतलब 2 पाई r होगी क्या? उसकी सरकमफेरेंस अपॉन में v होगी वेलोसिटी। अब चाहो तो इसको उठा के v इक्वल्स टू QB, अभी हम लोगों ने बात करी थी, v की जगह पे QB आप पुट कर सकते हो, चलेगा। एक चीज ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई डेंजर साइन जहां बना मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है? टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती। अब टाइम पीरियड अगर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब कि भाई साहब अगर कोई बड़ा पार्टिकल है उसकी भी वेलोसिटी सेम रहेगी, और कोई छोटा पार्टिकल है उसकी भी वेलोसिटी सेम रहेगी। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? छोटे पार्टिकल की भी वेलोसिटी सेम रहे और बड़े पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहे? तो हमने कहा हाँ सेम रह सकती है ना। काम करो, बड़ा पार्टिकल है तो बड़े पाथ पे भेजो, और छोटा पार्टिकल है तो छोटे से पाथ पे भेजो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हायर मास अगर होगा तो रेडियस बड़ा रख दो, बड़े रेडियस में घुमाओ, और अगर आपका मास कम है तो उसका रेडियस कैसा कर दो बेटा? छोटा कर दो। ये क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड आपका कैसा रहना है? सेम। अब सेम टाइम पीरियड करने के लिए ये मेहनत तो करनी पड़ जाएगी। आगे मेरी बात समझ में या नहीं आई अभी भी? भाई अगर टाइम पीरियड सेम रखना है तो R की वैल्यू को क्या कर दोगे? बड़े के लिए बढ़ा दो, छोटे के लिए कम कर दो। यही तो साइक्लोट्रॉन में हो रहा था। जैसे जैसे जितने नंबर ऑफ रोटेशन लेना शुरू किया है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे थे टाइम को सेम रखना। अब भाई टाइम सेम रहेगा तो क्या करेगा? वो रेडियस को सेम कर देगा। टाइम को सेम रखना है तो रेडियस को क्या करता रहेगा? बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, चल। तो आप यहां से फ्रीक्वेंसी, भाई फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, 1/t QB अपॉन में 2πm। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जरूर में ध्यान रखेंगे, ओमेगा से लिखते हैं, 2πf होता है। f को यहां रख लो बेटा, 2π इंटू QB अपॉन में 2πm, है ना, 2π इंटू QB अपॉन में 2πm। अब 2π उड़ा दोगे, QB अपॉन में m। ये क्या है? ये है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, अभी बात समझ में आ गई। ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होगा तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट लेना और लेफ्ट हैंड रूल लगाना। पॉजिटिव होगा तो सीधे जाना। आओ चलो एक क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन है, जरा देखो क्वेश्चन जो आता है उसकी बात कर लेते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल्स है ना, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। देखा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल with same kinetic energy moving perpendicular to the magnetic field, then find the ratio of the radius। मतलब हमसे मांगा जा रहा है आरपी, आरडी और आर अल्फा। क्या होता है जरा सुनो। प्रोटॉन का मास m होता है, ड्यूट्रॉन का ट्वाइस ऑफ m होता है, और अगर अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ m होता है। ये सबको पता। अच्छा, चार्ज प्रोटॉन पे भी E और ड्यूट्रॉन पे भी E, लेकिन अल्फा पार्टिकल पे ट्वाइस ऑफ E होता है। आओ चलो फॉर्मूला देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 2mp k अपॉन में QP इंटू बी कर लेते हैं, यही फॉर्मूला होता है ना। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में काम कर लेते हैं, तीनों के लिए रख लो। तो देखो 2b और k सब में सेम होगा, काट दो। 2b और k सब में क्या होगा, सेम होगा भाई, सब तीनों को काट दो। बचा क्या, अंडर रूट ऑफ mp अपॉन में QP प्रोटॉन के लिए, अंडर रूट ऑफ md मतलब ड्यूट्रॉन के लिए अपॉन में QD, और m अल्फा अपॉन में Q अल्फा। ठीक है, अब एक बात सुनो, अब लिख दो। प्रोटॉन के लिए क्या लिखोगे, m, md के लिए क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ m, और m अल्फा के लिए कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ m। अच्छा, नीचे अगर QP की बात करोगे तो इस पे चार्ज E होता है, इस पे भी चार्ज E होता है, और अल्फा पे कितना होता है बेटा, 2E। अब एक काम करो, इनको आप कैंसिल कर दो, E पूरे कैंसिल हो जाएंगे, M कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या, 1 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2, 1 अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट, ये नीचे 2 था इसलिए कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1:2:2 चलेगा, चलेगा, चलेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं हम, है ना, एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ जी, हम थोड़ी सी बात करते हैं, देख लो। ठीक है, यहां तक कि हम लोगों ने चर्चा कर रखी थी, है ना, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई साहब, लोरेंज फोर्स की हम लोगों ने अभी बात करी कि दोनों जो फोर्सेस आपके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, मूविंग चार्ज के ऊपर काम करने वाला Fe, है ना, मतलब आपके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी दोनों काम करेगा। आर के लिए बात करी, टाइम पीरियड की हम लोगों ने बात करी, है ना, जो कि यहां पर हम लोगों ने थोड़े से पॉइंट्स जो बनाया था वही है, पैरेलल वेलोसिटी जब होगी और वेलोसिटी एट द एंगल पे जब होगी, तब जब हेलिक्स बनने की जो कहानी है ना उसके लिए बात कर लेता हूं। देखो, वेलोसिटी एट एंगल ऑफ v, है ना, एन एंगल टू b, तब क्या होगा, हेलिकल मोशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड लीनियर। सर्कुलर भी होगा और लीनियर भी होगा, कब, जब क्या होगा बेटा, v और b के बीच में कोई एक एंगल बनेगा तब। ठीक है, पिच ऑफ द हेलिक्स जो होता है वो पैरेलल होगी। ठीक, चलो, और पैरेलल वेलोसिटी मतलब v परपेंडिकुलर, अभी जो फेंक रहा था मैं वो कैसा फेंक रहा था, परपेंडिकुलर जा रहा था, अभी क्रॉस 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 बनाया था और मैंने डायरेक्टली उसके परपेंडिकुलर फेंक रहा था। तो जब आप ये करोगे तो नो फोर्स एक्ट्स, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो चलो जी, आ जाओ। अब इसके बाद में हम लोगों ने अभी जो बात करी, F इक्वल्स टू क्या, मूविंग कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अभी तक क्या कर रहे थे, चार्ज की बात होती है, अब कह रहे हैं एक मेरे पास मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, जिसमें से करंट बह रही है, उसको अगर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दी तो उसके ऊपर क्या होने वाला है, तो भाई साहब उसके ऊपर काम करने वाला है फोर्स BIL साइन थीटा। क्या काम करने वाला है, BIL, F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। क्या काम करेगा, BIL साइन थीटा। ठीक है, अब आ जाओ जरा इनकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो जरा देख, ये रखा, ये हमारे पास में एक है क्या, मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हमारे पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें से क्या बोल रहा हूं मैं, I एम्पियर की करंट इस साइड में बह रही है। ठीक है, I एम्पियर करंट बह रही है, वही लगाना बेटा। फिर से क्या करोगे, तो एक बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट की डायरेक्शन इधर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन इधर, तो थंब किधर बता रहा है, बाहर की तरफ। भाई फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट इधर, थंब किधर, बाहर। मतलब ये वाला जो होगा इसके ऊपर, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना होगा वो, तो F इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 हो, और मिनिमम कब होगा, जब 0 हो या फिर 180 डिग्री पर। ठीक है, इस कंडीशन में मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहीं पर एक छोटी सी और बात हो जाए, जरा देखना इसके एप्लीकेशंस। तो मैग्नेटिक लेविटेशंस, इसके अलावा फोर्स बिटवीन द पैरेलल कंडक्टर्स। यहां पे आपसे क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं, जैसे दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो गए, ये हो गया और ये हो गया, ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब यहां पे कई फील्ड्स बन सकते हैं। एक आपके पास में पॉइंट बन सकता है यहां पे, पहली केस बन सकती है यहां पर, दूसरा केस आपको यहां पर, और तीसरा केस आपको यहां पर।
है ना। फोर्स कितना होगा बेटा, तो ये होता है F अपॉन में L। अगर पर यूनिट लेंथ की अगर आप बात करते हो तो म्यू नॉट I1 F जो होगा F अपॉन में L, बेसिकली ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D होता है। अब एक बात सुनना, D जो है वो डिस्टेंस है। एक बात सुनो, जब इन दोनों के बीच में होगा इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस, मतलब अगर आप पहले वाले वायर की वजह से करंट देखोगे तो इनसाइड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे वाले की वजह से आउटसाइड, तो इसकी वजह से इनसाइड और इसकी वजह से आउटसाइड, मतलब यहां पर जो आपको मिलने वाला वो तो हो गया जीरो। कब, अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट बह रहा हो तब, और अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट नहीं बह रहा तो जिसमें से ज्यादा करंट होगा उसमें से माइनस करोगे जिसमें कम करंट होगा उसके लिए। तो ये इनके लिए I1 I2 दोनों आपको देखने को मिले, ठीक है। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट पे जाओगे तब आपको यही फॉर्मूला, सेकंड थर्ड पे जब जाओगे तब भी आपको सेम फॉर्मूले से आप यहां पर वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तब यहां पर कैलकुलेशंस इजीली बन सकती है। अब चलते हम थोड़ी सी बात करते हैं किस पे, ये तो हो गई भाई साहब किस पे, कि एक वायर रखा है तब। अब इस वायर की जगह पे मैं एक लूप ले लूं, भाई ये एक वायर रखा था, मैं एक पूरा का पूरा लूप ले लेता हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, तो लूप पे क्या होने वाला, समझ गए मेरी बात। मतलब एक कहानी ये आ रही है कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैंने क्या किया, ऐसा एक लूप ले लिया, ये पूरा ही मैंने क्या किया बेटा, तो मैंने एक इस तरीके से पूरा लूप ले लिया। अब जब इस लूप को लोगे तो इस लूप में इस साइड पे करंट अलग है, इधर करंट इधर और इधर, तो चारों साइड पे करंट के अमाउंट तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। क्या गेम बजाएंगे जरा देखो, इसकी मान लो विड्थ है b और ये लेंथ को ले लेता हूं l। यहां से जब इधर की तरफ करंट की आप बात करोगे और यहां से इधर की तरफ जब आप करंट की बात करोगे तो यहां पर F इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, BIB, भाई BIL sin थीटा होता था, परपेंडिकुलर लिया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और लूप का इसके परपेंडिकुलर लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 sin 91 होगी। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि F इक्वल्स टू BIB। अच्छा, इस पे जो होगा वो F इक्वल्स टू BIB। अच्छा, करंट के डायरेक्शंस के लिए अगर आप बात करोगे वही लगाओ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, थंब किधर बता रहा, ऊपर, तो मतलब ये वाला हिस्सा बाहर आएगा, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ जा रहा है, जितना अमाउंट ये बाहर आएगा उतना ही अमाउंट ये क्या होगा, अंदर जाएगा। उसी तरीके से जब ऊपर वाले लूप पे आप खड़े होकर के बात करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, थंब किधर बता रहा, ऊपर, तो इस पे क्या हो रहा है बेटा, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ, मतलब ओवरऑल अगर इसकी बात करूं तो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो। नेट फोर्स की अगर आप बात करोगे तो इसके ऊपर कितना लग रहा है, जीरो, ठीक है। ये कब की कहानी है, जब m और b की वेज की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो, है ना, m और b के बीच का एंगल कितना हो, जीरो। जरा सुनो, होता क्या है, दो टर्म समझ लो, टाउ इक्वल्स टू होता है बेटा mb sin थीटा, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, mb sin थीटा। m मैग्नेटिक मोमेंट है ना, जैसे वहां डायपोल मोमेंट हुआ करता था, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, उसी तरीके से ये मैग्नेटिक मोमेंट है। होता किसके बराबर है, I इंटू ए। मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होता है बेटा, I इंटू ए। इसको अलग से आप ध्यान में रखेंगे, है ना, जो मैग्नेटिज्म, कोर मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है उसके अंदर में ये देखने को मिलता है, बट स्टिल m इक्वल्स टू क्या है, I इंटू ए। आप चाहो तो इस mb की जगह पे, m की जगह पे I इंटू ए लिख सकते हो, मतलब IAB sin थीटा, या टाउ इक्वल्स टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री पर फिर क्या हो जाएगा भाई, टाउ मैक्स। अगर मान लो यही जो कॉइल है इसको अगर 90 डिग्री पर रखते हैं तो इसमें टॉर्क कितना होता है, मैक्सिमम, और जब जीरो पे रख दिया तो कितना हो गया, मिनिमम, जीरो हो गया। ये देखो जीरो पे रखा तो जीरो हो गया। अगर मैं इसी के परपेंडिकुलरली रख रहा होता, ठीक है, अगर परपेंडिकुलरली, तो मेरे को कितना मिलता बेटा, उस केस में मेरे को मैक्सिमम टॉर्क मिलता। टॉर्क जो मिलता वो कैसा मिलता भाई साहब, मैक्सिमम टॉर्क। समझ में आ रही बात। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्या, गैल्वेनोमीटर। इसी टॉर्क के ऊपर बेस्ड है, पता है कौन सी, मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर आप घुमा रहे होते हो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और एक लूप में करंट भेजा जाता है। उस करंट को भेजने के बाद में करंट भी अपना एक क्या जनरेट करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी जो इसके साथ बैलेंस होने की कोशिश करेगी, जिसके कारण वो घूमना शुरू होता है। मतलब वहां पर क्या प्रोड्यूस होने लगता है, टॉर्क। टॉर्क की बात समझ गए ना भाई, है ना, टॉर्क की बात समझ गए, वो क्या होने लगता है, गोल घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो यहां पर हम थोड़े से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई, इस पर बेस्ड हमारे पास में क्या क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो देखो यहां पर थोड़े से टॉर्क में और बढ़ाते हैं, तो यहां पर टाउ इक्वल्स टू NIBA, ठीक है, वही I इंटू ए और B, N मतलब N नंबर ऑफ अगर टर्न्स हुआ, हमने एक लूप लिया था, वैसे N नंबर ऑफ टर्न्स अगर होंगे तो N नंबर ऑफ टर्न्स के लिए करंट के बाजू में जाकर के N मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं करना,
ठीक है। जीरो टॉर्क व्हेन द प्लेन इज लूप इज द पैरेलल टू बी, है ना। एप्लीकेशन है गैल्वेनोमीटर में, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर में, ठीक है। इन दो जगहों पे आपको क्या मिलता है, इसके एप्लीकेशन। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं भाई साहब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। देखो मेंस 22 के दोनों क्वेश्चंस है, ठीक है, जरा देखना। A wire X of the length 50 centimeter carrying current 2 ampere placed parallel to a long wire Y of the length 5 meter. The wire Y carries a current of 3 ampere. The distance between the two wires is 5 centimeter. Current flowing in the same direction. Force acting on the Y. कुछ बात समझ में आई क्या? दो वायर्स, वही पैरेलल वायर्स का क्वेश्चन है, दो पैरेलल वायर्स का क्वेश्चन है जो अभी जस्ट हमने बात करी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया डिटेल्ड एनालिसिस और इसके सॉल्यूशन के लिए आप गदर सीरीज ज्वाइन करो। ये गदर सीरीज में, है ना, टाइप 3 के क्वेश्चंस में मैंने इसको कवर अप किया है। टाइप 3 के क्वेश्चंस में हम लोगों ने गदर सीरीज में इसको कवर अप किया। उसी तरीके से टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर बिटवीन। देखो बिल्कुल सेम है, ये भी पैरेलल कंडक्टर्स के लिए, पैरेलल वायर्स के लिए है, ठीक है। किसके लिए बेटा? पैरेलल वायर्स के लिए। ये दोनों ही केसेस हैं और दोनों ही केसेस कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, इजीली बन जाता है, डायरेक्ट बनने वाले, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन के लिए मैं बार बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि भैया आपको क्या ज्वाइन करना है, आपको ज्वाइन करना है एचपी गुरुकुल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आ जाओ हम थोड़ी बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। तो भाई थोड़ी सी दर्शन हो जाए इनके, गैल्वेनोमीटर के थोड़े से दर्शन कर लिए जाए। भाई साहब ये अपना गैल्वेनोमीटर एक डायल होता है जिसके ऊपर एक निडल कनेक्ट करी है। यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये दो टर्मिनल्स है जहां से हमने कनेक्शंस प्रोवाइड करने। यहां पे एक डायलर है और ये आपकी कॉइल, ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है, ये आपकी कॉइल है, ये आपकी कॉइल है, ये ठीक है। अब यहां पे एक परमानेंट मैग्नेट इधर साइड से और इधर साइड से रखो। जब आप इसमें से करंट पास करना शुरू करते हो तो ये क्या होने लगता है, ये घूमना शुरू होगा, यहां टॉर्क अवेलेबल होगा, है ना, टॉर्क आएगा। उस टॉर्क की वजह से एनबीआई है ना, इस टॉर्क की वजह से घूमना शुरू होगा। जब घूमेगा तो ये क्या करेगा भैया, यहां पर डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन इसी के एवज में यहां पीछे साइड पे एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके इसको रखा गया है। वो स्प्रिंग क्या देता है बेटा, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होती है। जैसे ही आपने करंट की सप्लाई बंद करी तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, वापस से इसको घुमा के इसको ओरिजिनल स्टेट में ले आती है। समझ गए गैल्वेनोमीटर की कहानी। आपने करंट दिया, टॉर्क जनरेट होगा, तो यहां क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। वो डिफ्लेक्शन मिलने के कारण मेरे को इस पे क्या मिल जाएगी, इस डायल पर रीडिंग मिल जाएगी। लेकिन मैं क्या करूंगा भाई, पीछे साइड में क्या लगी है, एक और कॉइल लगी है जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है और वो उसको वापस रिवर्ट बैक ले आता है। ये हो गई इतनी सी बात खत्म। अच्छा जी, अगर ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो एक काम करो, आओ जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं, है ना, कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और किस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखो यहां पर हमारे पास में गैल्वेनोमीटर, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू NIAB sin थीटा, है ना, या फिर इसको n को रख सकते हो MB sin थीटा भी रख सकते हो, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है, ठीक है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क पे क्वेश्चन हो सकता है। रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है C होगा, I इक्वल्स टू, मतलब अगर आपने टाउ को वापस से पुटअप किया इसके अंदर में तो I इक्वल्स टू आपको C अपॉन में NBA sin थीटा बनता है। कुल मिला के मेरा जो कहानी है बस इतनी सी बात याद रखना, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई अपॉन में sin थीटा। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाइन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, sin थीटा, ठीक है ना। मतलब करंट जितना आपको देखने को मिलेगा वहां पर टॉर्क के प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। देखो जरा, देखो दो काम कराना है, एक करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, इस पे ही क्वेश्चंस मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेगा। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पर ही क्वेश्चन मिलेंगे गैल्वेनोमीटर में, और बाकी आपको मिलने वाला नहीं है ना। जो रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए भी है उस पे भी इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, इसके लिए जरूर क्वेश्चंस पूछे गए। इसको आप ध्यान रखो, ये देखते के साथ में आंसर बनाने वाले हैं, देखते के साथ में आप आंसर टिक करोगे वाली कहानी है क्या भाई। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, फॉर अ स्मॉल चेंज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिले। भाई छोटा सा चेंज हो करंट में और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिले अगर मेरे को गैल्वेनोमीटर में, तो भैया ज्यादा सेंसिटिव हुआ। उसी तरीके से छोटा सा पोटेंशियल में चेंज हो और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिले तो भाई साहब ये पोटेंशियल सेंसिटिविटी होगी। क्या होता है जरा देखो, करंट सेंसिटिविटी होता है बेटा वही फाई अपॉन में आई, मतलब NAB अपॉन में C। क्या होना चाहिए, या तो N नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो, और B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो, तो ये आपका करंट सेंसिटिव बनेगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसको एक्चुअली एक और चैप्टर में हम लोगों ने इसके प्रीवियस वन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ाया था उसी में मैंने आपको ये गैल्वेनोमीटर की कहानी बता दी थी, शंट रेजिस्टेंस वाली। शंट रेजिस्टेंस यूज करके सीरीज और पैरेलल में, देखो जब आप गैल्वेनोमीटर को, है ना, एमीटर बनाओगे तो आप उसको क्या करते हो बेटा, आप उसको उस समय पे, है ना, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो शंट रेजिस्टेंस, तो एमीटर के तरीके से बिहेव करता है।
और जब आप गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट रेजिस्टेंस को सीरीज में यूज करते हो हायर वेलोसिटी के साथ में, तो वहां पर वो कैसा काम करने लगता है बेटा, वो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर के जैसा काम करता है। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर एज अ एमीटर दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब थोड़ी सी भी चेंजेस को वो मेजर कर ले, इसके लिए ये दो काम हो रहे हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो ज्यादा सेंसिटिव होगा, एरिया और बी बढ़ाओगे तो ज्यादा सेंसिटिव होगा, दोनों में ही। वोल्टेज सेंसिटिविटी में ही यही तीनों चीजें, नंबर ऑफ टर्न्स बी और ए बढ़ाओगे भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। डन है। चलो यहां पर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करोगे तो वही 5 अपॉन आई था, यहां 5 अपॉन वी हो जाएगा। वी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आई आर, तो वी इक्वल्स टू सी 5 अपॉन में एन ए बी होगा, मतलब 5 अपॉन में वी की बात करोगे तो एन ए बी अपॉन में सी आर होगा। जैसे यहां पर अपन ने बात करी है ना, एन ए बी अपॉन में सी है, यहां पर एन ए बी अपॉन में सी आर और आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलो खत्म करते हैं। अब सुनो, तो यहां पर सी छोटा हो तब भाई साहब करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब इसके लिए क्या करते हैं, फास्फोरस या फिर ब्रॉन्ज मटेरियल यूज करते हैं ताकि सी की वैल्यू कम आए। और यहां पे अगर आप बात करोगे तो वी और आर जो है, ठीक है ना, वी छोटा हो तब भी चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस छोटा हो तब भी, और आर छोटा हो तब भी चलेगा, है ना। यहां पर और भी बात कर सकते हो, जो सी है इसको भी आप छोटा रखोगे तब भी आपको यहां पर पोटेंशियल वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ती हुई मिलेगी। आई होप मेरी बात आप समझ गए, ठीक है, क्लियर है भाई सब। चलो, तो ये हमारा टाइप 4 के क्वेश्चंस के हेडिंग के अंदर आपको गदर सीरीज में देखने को मिल जाएगी और पूरी थ्योरी मिल जाएगी। ये रहे आपके गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर के क्वेश्चंस, गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में बदलने वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये डायरेक्टली बनेंगे कहां पे भाई, गदर 3.0 ज्वाइन कर लो फटाफट से, जो कि 225 के स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली डिजाइन है, जहां पर सब कुछ मिलेगा। मतलब अगर आप एचपी गुरुकुल ज्वाइन करते हो तो ये सब कुछ मिल जाने वाला, माइंड मैप मिल जाने वाली है, गदर सीरीज में आपके सारे डिटेल लेक्चर्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज। ऑलराइट, चलो जी, इसके साथ साथ में फिर से मैं एक अपडेट दे दूं कि भाई आपकी है ना जेई की पीवाईक्यूज की बुक्स अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए लिंक है, जहां पे मिलेगा क्या क्या, तो इसके अंदर में आपको मिल जाता है बेटा कंप्लीट, है ना, एक्सप्लेनेशन 2 इयर्स के, आपको पूरी जेई मेंस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें आपको है ना आपकी प्रैक्टिस एनहांस करने में मदद मिलेगी, फोकस हो पाओगे, टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे आप प्रॉपर तरीके से। इसके साथ साथ में डिटेल्ड इसकी पूरी सॉल्यूशन अवेलेबल है, एंड 1300 प्लस टॉपिक वाइज पूरे रिकॉर्डेड सेशंस है, पूरे साल भर के रिकॉर्डेड सेशंस भी इसमें मिलने वाले हैं, और ये तो आपके लिए जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर अवेलेबल हो गया। चलो, तो ये सब कुछ आप ले सकते हो बेटा जस्ट 1098 में। 1098 में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और है ना मैथमेटिक्स के ये पूरे ही बुक्स मंगा सकते हो। तो अपनी कॉपी मंगाना नहीं भूले, अभी जस्ट क्लिक करो और फटाफट से मंगा लो अपनी कॉपी, एंड बेहतरीन वाली प्रिपरेशन करते रहो। मिलेंगे हम अपने अपकमिंग सेशन में, फिर करेंगे अगले चैप्टर की बातचीत। आई होप आपको ये सेशन पूरा मजा आया है, समझ में आया एंड बेहतरीन तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर हैं। अब आप उठाओ क्वेश्चंस, करना शुरू करो, एंड बिफोर दैट आप चाहो तो एक बार गदर सीरीज ज्वाइन करके और उसके अंदर में इसकी एक बार देख लो, ताकि पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो जाए, और एक बार वो प्रैक्टिस हो जाए फिर उठाओ, फिर करना शुरू करो, दनादन सब बनेंगे, क्योंकि सब कुछ आपको अब फिंगर टिप्स में मैं दे चुका हूं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।